अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू मेरी सहेली समर डिजिटल पर स्पेशल प्रोग्राम मेरी सहेली में आप सबको बहुत बहुत खुशामदीद। मैं हूँ आपकी सहेली बुशरा खान और मैं हूँ आपकी सहेली मीरब जीशान। बिल्कुल, और हम ये सहेलियाँ अपने नाजरीन, अपने व्यूअर्स को और कैमरे के उस पर बैठी उन सहेलियों को खुशामदीद कहती हैं जो कि सिर्फ 1 कॉल अवे हैं और आप इस शो का हिस्सा बन सकती हैं लाइव कॉल्स के जरिए। तो प्लीज़ देखिए, टीवी स्क्रीन पर आपको नंबर दिखाई दे रहा होगा। एनोनिमस कॉलर बन के भी आप बात कर सकते हैं और तौर पर मैसेज भी लीव कर सकते हैं, क्योंकि हम ये सहेलियाँ बैठी हैं अपनायत, मोहब्बत, खुलूस दिल से आपकी बात सुनने के लिए, आपके उन तमाम मसाइल का हल सुनने के लिए, और कोशिश करेंगे कि एक्सपर्ट्स की ओपिनियन में हम मसाइल का हल निकालें मेरी सहेली के लाइव प्रोग्राम में, जो कि मंडे टू सैटरडे 12 PM रोज़ होगा और हम मिलेंगे आपको। तो जी मीरब, प्रोग्राम का हम बाकायदा आगाज़ करते हैं। बिल्कुल। और बताते चलिए कि आज हमारा स्पेशल टॉपिक कौन सा है। बुशरा, आज हमारा जो टॉपिक है, यकीन करें, ये एक बहुत बहुत बेसिक प्रॉब्लम है जो सदियों से चलता आ रहा है, हमेशा से चलता आ रहा है। हमेशा इस चीज़ के ऊपर बात की जाती है और वो है कि रिश्ता कल्चर। कि हम जब भी रिश्ता करने जाते हैं, रिश्ता हमेशा से हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहा है। आप समझ लें, माँ बाप जो हैं, स्पेशली बेटी के माँ बाप जो हैं, वो इस चीज़ से गुजरते हैं। एक ट्रॉमा है एक किस्म का कि आपने बेटी को जब आपने बिठाना है, उसके आपने एक एक चीज़ का ख्याल रखना है, किस तरह से उसको लोग देखने आएंगे, क्या जजमेंट करेंगे। एक हंसती खेलती लड़की जो है वो एक जजमेंट का शिकार हो जाती है। बिल्कुल ठीक बात की आपने मीरब। इतना सेंसिटिव और डीप टॉपिक अगेन हम डिस्कस करें, लेकिन क्या करें, एशियन सब कॉन्टिनेंट सोसाइटी है हमारी, और एशियन कल्चर ही ऐसा है कि जाहिर है एक वैल्यूज़ और नॉर्म्स को हम लेके चलते हैं। लेकिन मेरी बातें बहुत लंबी ना हो जाए, मैं चाहूँगी कि मैं अपने गेस्ट का जो है ना सबसे पहले इंट्रोडक्शन करवा दूँ। तो जी मैं आपको बताती चलूँ कि आज हमें ज्वाइन किया है हमारा शहजाद ने। शी इज़ अ ब्यूटी एक्सपर्ट। पिछले 13-14 साल से काम कर रही है, और अब तो पिछले 3 साल पहले उन्होंने अपना पर्सनल स्टूडियो भी स्टार्ट किया है। ब्यूटी टिप्स भी लेंगे और भी बहुत बातें करेंगे। उसके साथ हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती कैसर शहजाद नईमी साहब। इस्लाम की रोशनी में, इस्लाम की नज़र में भी हम इनसे बातें करेंगे। और तो हमारे साथ है राबिया उस्मान, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है, पिछले 8 साल से साइकोलॉजी की फील्ड में अपना लोहा मनवा रही हैं। इसके साथ साथ हमारे साथ है समन असद। येस ऑफ कोर्स, शी इज़ इमेज एंड वार्डरोब कंसल्टेंट, लेकिन उससे पहले ज्वेलरी डिज़ाइनर और फैशन डिज़ाइनर भी थी। तो आज जो हमारे गेस्ट का ब्लेंड है ना, वो बहुत मज़े का है। बिल्कुल ऐसे ही है। टॉपिक जो है वो भी बहुत मज़े का है। और कुछ देर बाद हमें कौन ज्वाइन कर रहे हैं ऑनलाइन? जी हमें ज्वाइन हमारे साथ ही हैं डॉक्टर शिवाना मुफ्ती हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। इसके अलावा जो है वो लाइफ कोच भी हैं। और दूसरी जानिब जो है वो हमारे साथ हमारे सबके फेवरेट अली जंजानी साहब होंगे, एस्ट्रोलॉजर हैं। यकीनी तौर पर उनके पास बहुत सारे रिश्तों के मामला तो आते होंगे, तो उनसे वो भी डिस्कस करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और आप ये देखिए कि रिश्ता कल्चर एक ना, जैसे कहते हैं ना, वबाल जान बन गया। इतना प्रॉब्लम है और इतनी चीज़ें चल रही है रिश्ते को लेकर कि अभी हमारा जो नेवर एंडिंग टॉपिक है ना वो स्टार्ट होने लगा। लेकिन मैं आपको बताती चलूँ कि डॉक्टर शिवाना ने हमें ऑनलाइन ज्वाइन कर लिया है। उनको भी खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मेरी सहेली। अस्सलाम वालेकुम। कॉल ड्रॉप हो गई, हमें वो दोबारा ज्वाइन करेंगी। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करती हूँ हमारे से। आप ब्यूटी एक्सपर्ट हैं, लेकिन जब टॉपिक छेड़ दिया मीरब ने रिश्ते का, तो आप देखें कि लड़कियां और उनके वालिदैन बहुत परेशान है रिश्ते को लेकर। रिश्ते कल्चर, एक नॉर्म्स, पता नहीं क्या से क्या बन गया, ये एक महाज बन गया। बिल्कुल ऐसे ही है। पहले तो ये था कि सिंपल जैसे भी हम होते थे, कोई रिश्ता देखने आता था तो वो हो जाता था, सब कुछ ठीक है। अब जो हमारा टाइम चल रहा है उसमें ये है कि लड़की की ग्रूमिंग जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन वो ये डिपेंड करता है कि आप किस क्लास से बिलोंग करती हैं। अगर तो आप एलीट क्लास में, वो तो लड़कियां रूटीन में अपनी ग्रूमिंग करती रहती हैं, अपने मतलब जस्ट उनको जस्ट ब्लो ड्राई वगैरह कराना पड़ता है आके सैलून से। लेकिन कुछ मिडिल क्लास के लोग होते हैं जो ईद सैलून में जाते हैं, या जैसे रिश्ता देखने के लिए, उस वक्त वो लोग बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं कि इनका स्किन पॉलिश भी होने वाली है। अच्छा, रिश्ते की तरफ आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, रिश्ते के लिए मदर्स लेके आती हैं, और वो लड़कियां भी उस टाइम पे बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होती हैं कि पता नहीं वो लोग आएंगे। आप बल्कि यहाँ तक कहती हैं कि आप हमारे लिए दुआ करें कि आज हमें देखने आ रहे हैं तो वो हमारा हो जाए, मतलब जो भी आ रहे हैं हमें देखने के लिए। तो लड़कियां इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस भी हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में भी जा रही हैं। तो इस चीज़ को मेरे ख्याल में इतना होना नहीं चाहिए जो हो रहा है। मतलब हमने बहुत ज़्यादा इसको सर पे चढ़ा लिया। बिल्कुल हैवी कर लिया आपने हमने सर पे इसको। मुफ्ती साहब, आप इस हवाले से क्या कहेंगे, जो हमारे एशिया में, हमारे देसी कल्चर में, पाकिस्तान में जो रिश्ता कल्चर है, और जो ये लड़की और वालिदैन परेशान है और हम लोग बुलाते हैं दावतों पे या देखने के लिए लड़के आते हैं लड़की वालों को, ये क्या चल रहा है सिलसिला? बहुत शुक्रिया जी, बड़े अहम टॉपिक पे आपने प्रोग्राम अरेंज किया है आज। इंसान जब से बना है, तख्लीक इंसानियत के बाद कुरान पाक में अल्लाह इरशाद फरमाता है कि हमने जो है वो जब इंसान को पैदा किया, खाला कहा ज़ौजिहा वबस्सा मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसा, हमने इसमें कसीर तादाद में मर्द और औरत पैदा किए और इनके आपस में जोड़े बना दिए।
तो इंसान की जो हमारी तख्लीक के बाद इंसानी नस्ल के आगे चलने के लिए एक जायज़ तरीके से जो है वो लड़का और लड़की का मिलाप, जिससे नस्ल इंसानी जो है वो परवान चढ़े, ये वक्त की ज़रूरत है। बिल्कुल बिल्कुल सही। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे कल्चर में अब इस वक्त जो है वो चूँकि दुनिया जो है वो ग्लोबल विलेज बन चुकी है, तो इसमें हमने पूरी दुनिया से और बिलखसूस हमारे जो हमसाया मुल्क इंडिया से हमारे अंदर जो रसूमात ने ड्रामा कल्चर से जो है वो सरायत किया है, और इसमें बहुत सी अजीबो गरीब गैर इस्लामी जो चीज़ें शामिल होती जा रही हैं, Adopt कर लिया। जी हमने अडॉप्ट कर ली, हमारे माशरे ने वो चीज़ें हमारे माशरे को ख़राब कर रही हैं। इस्लाम का जो बड़ा सादगी का जो है वो दीन है, इसमें कोई जो है वो बनावट और कोई जो है वो ऐसी चीज़ पसंद नहीं की गई। इस्लाम ने रिश्ता जो है इंसान को कहा गया है कि वो अपनी हमसर लोगों में रिश्ता करें, अपने बराबर जैसे के। अपने बराबर के, अपने हम पल्ला, जिसे कुफ कहा जाता है, कुफ में रिश्ता करें। कुफ जो है वो जिससे हम बात कर रहे हैं कि 4 चीज़ों में होता है। आपकी जो है वो मालदारी में, कि आप जो है वो वेल्थ के लेवल पे आप लोग बराबर हैं कि नहीं हैं। इसके अलावा जो नस्ब हसब नस्ब के बारे में किया जाता है, ऐसे ही खूबसूरती के बारे में किया जाता है, और ऐसे ही उस बंदे के करैक्टर और दीनदारी के बारे में किया जाता है। बिल्कुल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चारों चीज़ें बयान फरमा के इरशाद फरमाया कि अगर तुम दीनदारी को देखो, उसके करैक्टर को देखो, उसकी जो है वो उसके जो है वो मिजाज को, उसकी उठन बैठन को, उसकी तबीयत को देखोगे तो बाकी 3 चीज़ें जो है वो खुद ही ठीक हो जाएंगी। खुद ही ठीक हो जाएगी। ठीक है, बिल्कुल ठीक, वो तो दुनिया में हमें है। जी बिल्कुल ऐसे ही। तो हमें रिश्ता करते वक्त बाकी चीज़ों का ख्याल के पहले हमें ये चेक करना चाहिए कि लड़का या लड़की, उनका रहन सहन कैसा है, उनकी सोसाइटी कैसे हमें उठना बैठना है, क्या हम ऐसी सोसाइटी में उठना बैठना अफोर्ड कर सकते हैं। बड़ी मशहूर अरबी का शेर, फ़ारसी का शेर है, सोहबत सालिहा रात व सालिह कुनद, कि अच्छे लोगों की सोहबत में बैठे हैं तो अच्छे हो जाते हैं। बिल्कुल सही, कंपनी मेक्स अ मैन जी। परफेक्ट। बिल्कुल सही बात की आपने। इसी के साथ हम डॉक्टर शिवाना को ऐड करते हैं। डॉक्टर जी, शिवाना मैडम। की तरफ हम बढ़ते हैं। डॉक्टर शिवाना, उम्मीद है आप खैरियत से होंगी। अस्सलाम वालेकुम। जी बिल्कुल खैरियत से। अस्सलाम वालेकुम, हाउ इज एवरीवन? डॉक्टर साहिबा, सबसे पहले तो मैं वालेकुम आपसे ये जानना अस्सलाम। चाहूँगी कि जिस तरह आप देखती हैं बहुत सारे पेशेंट्स आपके पास आते होंगे ऐसे जिनको रिजेक्ट किया गया होगा कहीं ना कहीं, कोई ऐसी लड़की, इवन कि मैं तो समझती हूँ कि शायद लड़के भी कहीं ना कहीं इस चीज़ का शिकार होते हैं, मगर लड़कियाँ क्योंकि ज़्यादा होती हैं, तो आपके पास ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो मेंटली डिस्टर्ब्ड हों, जिनको कभी रिजेक्शन मिली हो लाइफ में, या वो परेशान हो कि हमारा रिश्ता हो नहीं रहा, हमारी एज जाती जा रही है। जी बहुत ज्यादा। और इस डिप्रेशन की वजह से और डेस्परेशन, उनको इतनी नाउमीदी होती है कि जो आजकल वैल्यू आ रही है ना, वो पैसे की बहुत ज्यादा है। उसकी वजह से लोग ज्यादातर अपने आप को फेक दिखाना शुरू कर देते हैं कि हमारे पास ऐसी चीजें हैं जो कि उनके पास नहीं होती। कभी उन्होंने कॉस्मेटिक प्रोसीजर करा के खूबसूरत बन जाते हैं, कभी वो अपना घर और घरेलू हालात वो दिखाते हैं जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते। उसकी बेस पे जब आप अपनी रिलेशनशिप स्टार्ट करते हैं ना, तो बाद में आपको भुगतना पड़ता है। ऐसे बच्चे बच्चियां मेरे पास बहुत आते हैं जो कहते हैं जी कि अब हम क्या करें। तो मैं उनको यही बताती हूँ कि शादी, जिस तरह से अभी मैं बड़ी खूबसूरत बात सुन रही थी कंपैटिबिलिटी के, अपने जैसे लोगों में करनी चाहिए। बहुत ज्यादा लंबा हाथ जब आप मारते हैं ना, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। और फिर आपको बहुत ज्यादा साइकोलॉजिकली देखना पड़ता है कि ऐसे लोग आके कहते हैं जी अब हम क्या करें, हमारी उम्र बढ़ती जा रही है, हमें कोई पूछ नहीं रहा, आजकल जमाना मटेरियलिस्टिक हो गया है, जहेज देने के लिए कोई काम नहीं है। तो बहुत थेरेपी लंबी करनी पड़ती है उनके साथ कि उन्होंने अपनी वैल्यू कैसे इंक्रीज करनी है। डॉक्टर शिवाना, सॉरी टू कट यू, मेरा आपसे बीच में क्वेश्चन है। मुझे बताएं, आप तो यूएस में होती हैं, तो ऑब्वियसली वहाँ पे जो आपके थेरेपी सेशंस हैं वो ज़्यादा चलते होंगे। तो क्या यूएस में भी जो लोग हैं, जो मुसलमान हैं और जो मुसलमान नहीं भी हैं, उनमें भी यही मसाइल पाए जा रहे हैं जो कि हम एशिया में डिस्कस कर रहे हैं, पाकिस्तान में बैठे हुए डिस्कस कर रहे यानी हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी, ओवरसीज पाकिस्तानी और इसके अलावा भी? पता है क्या, बहुत मसला ये है कि आप दुनिया में कहीं पे भी किसी भी कोने में हो, अगर अपने आप को शऊर नहीं पैदा किया ना, आपने अपने अंदर जो है एजुकेट नहीं किया अपने आप को, और आप पिछली दुनिया में ही रहे, चाहे अमेरिका हो, चाहे अफ्रीका हो, चाहे पाकिस्तान हो, डिपेंड करता है कि आपके घर का माहौल कैसा है। अगर आपने तरक्की हासिल नहीं की मेंटली, आपने अपने आप को एजुकेशन में आगे नहीं किया, तो आप वही चीजें जो है एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। जनरेशनल गैप आ जाता है कि अब हमारे बच्चे चाहे वेस्ट में पले बड़े, लेकिन उनकी सोच वो होनी चाहिए जो कि हमारी है। जबकि आप तो पाकिस्तान से आए थे, आप तो फर्स्ट इमिग्रेंट्स थे, आपने आके मेहनत की, अब तरबियत आपने वहां पे बाहर के मुल्कों में कर रहे हैं। आप घर के माहौल को जितना भी सेटल रखें, बाहर का असर तो पड़ना है।
उसके बाद आप बिल्कुल। चाहते हैं कि अब अमेरिका की बच्ची जाके पाकिस्तान में सेट हो जाए अपने कजन के साथ, तो आप मुझे बताएं कि ऐसा कैसे होगा, जबकि टू बिगिन विद आपकी नॉट पॉसिबल, फाउंडेशन, बिल्कुल आपके सही। घर की तरबियत और एजुकेशन में इतना फर्क है। बिल्कुल ठीक बिल्कुल बात की बिल्कुल आपने, बिल्कुल। जी। एक मेरे कॉलर ख्याल ऐड से, कर ले। हाँ मेरे ख्याल से कॉलर हमें ऐड कॉल करते आ हैं। रही है, तो बुशरा प्लीज आप अटेंड करें कॉल। जी जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मेरी सहेली। सलाम जी, बहुत शुक्रिया। जी जी, थैंक यू, अच्छा, फरमाइए। उबैद रहमान सुलेमानी एबटाबाद से हूँ। मेरा सवाल ये है कि मौजूदा दौर में पहले तो रिश्ते होते ही नहीं हैं, और जब रिश्ते हो जाते हैं तो उनकी डिमांड इतनी ज़्यादा होती हैं, जायदाद में से हिस्सा रखें, मकान दें, अच्छा सोना दें, हक में इतना होना चाहिए। तो इतने डिमांड्स होने की वजह से शादियाँ हो नहीं पाती। ये जब शादियाँ तहरीर का शिकार होती हैं तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने का। इनका जो मसला है आप सबने सुना है कि ये एक जेन्युइन इशू है। लड़के हो या लड़की वाले हो, डिमांड्स नहीं खत्म होती। हाँ, अभी वो लड़के वाला था और वो मेरे ख्याल से लिटरली इस चीज़ को लेके सीरियस था कि डिमांड्स ही खत्म नहीं होती, घर नाम करें, जेवर वगैरह फलां फलां। तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे? पहले तो सबसे पहले शुक्रिया बुलाने के लिए, और आई थिंक ये वो वाला टॉपिक है जो सबसे निगलेक्टेड है और इस पे ज़्यादातर बात नहीं की जाती। कल्चरली भी इसको ज़रा दबाया ही जाता है, सप्रेस किया जाता है इस टॉपिक को। जहाँ तक ये बात इन्होंने की, मैं इनसे 100% एग्री करती हूँ, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया की वजह से इतने अनरियलिस्टिक गोल्स बन गए हैं कि कोई, अब जिस तरह लड़कियों की शादियाँ नहीं हो रही, उन्होंने अनरियलिस्टिक गोल्स बना लिए हैं कि जी ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर थोड़ी कम होती जा रही है, लोग जिसे कहते हैं ना बर्दाश्त कम होती जा रही है, ऐसे। इसके अलावा इसी तरह लड़कों की भी डिमांड्स बढ़ती जा रही हैं कि लड़की तो खूबसूरत होनी चाहिए, उनको तो कोई आसमान से उतरी अच्छा, हूर परी खूबसूरती मिलनी है चाहिए। क्या? व्हाट इज देखिए ब्यूटी? हर किसी की नजर में खूबसूरती डिफरेंट है, ठीक है। हो सकता है किसी के लिए बड़ी आंखें खूबसूरत हो, बट किसी के लिए नेचर ज्यादा रिलेटिव जरूरी हो। चॉइस है सबकी। ये सबकी है, हर किसी की प्रायोरिटी डिफरेंट है ना आप, और उस प्रायोरिटी को वो ढूंढता फिर रहा है, ठीक है। और उसके साथ साथ बड़े अनरियलिस्टिक चीजें लगा ली हैं। उसने कहा कि ये अगर बड़ी अच्छी नेचर की भी होनी चाहिए, खूबसूरत भी होनी चाहिए, पतली भी होनी चाहिए। आज जिस तरह के साइज जीरो पतला होना जरूरी है। पतला भी होना बहुत जरूरी है, ठीक है। पतला भी होना जरूरी है, उसका रंग भी गोरा होना जरूरी है, बड़ी अच्छी होनी चाहिए, सबमिसिव नेचर की भी होनी चाहिए। अब देखें ना, डोमिनेंट भी ना, डोमिनेंट भी नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तानी बिल्कुल, मैं बिल्कुल पाकिस्तानी रेलेवेंट टू पाकिस्तानी वुमन बात करी। सबमिसिव भी होनी चाहिए, एंड शी शुड बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इन एवरीथिंग, आउटस्टैंडिंग भी होनी चाहिए। मतलब इतने अनरियलिस्टिक गोल्स बना लेंगे तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, क्या होगा? फाइनली यू एंड अप being depressed, finally end up being anxious, फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाएगी आपको, जो आपके चॉइस की चीज नहीं मिलेगी। नहीं तो मुझे ये बताएं कि हर कोई ग्रूम्ड और डेवलप्ड बचपन में आपका जहन बन जाता है, आपकी अलग ग्रूमिंग है, बैकग्राउंड है, फैमिली है, एनवायरनमेंट है, आप बड़े हो गए, अब आप एक मॉडल फिगर में आ गए, आपको वो मिल गया, लेकिन आपने उसकी मेंटल हेल्थ देखी नहीं देखी ना, या आप उसकी ब्यूटी पे बस चले गए। एग्जैक्टली। और आपको यही नहीं पता कि उसका क्या बैकग्राउंड है, क्या चीज उसको ट्रिगर करती है, क्या उसका। तो आपके पास कोई इस तरह ये आजकल ये बड़ी अच्छी चीज है, आजकल अवेयरनेस में भी आ रही है, और भी चाहिए कि अगर आप फॉर एग्जांपल आपका अगर लाइफ पार्टनर बहुत अच्छा है, देखने में अच्छा है, आउटस्टैंडिंग भी है, सब कुछ ऐसी है, कि क्या आपने उसकी मेंटल हेल्थ का ख्याल किया? सिर्फ फिजिकल हेल्थ इज नॉट इम्पोर्टेंट, उसकी मेंटल हेल्थ इज आल्सो इम्पोर्टेंट। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे फॉरमोस्ट है, यस, लेकिन यहाँ पे द मोस्ट इग्नोर्ड थिंग इज योर मेंटल हेल्थ। अच्छा, मेंटल हेल्थ के साथ साथ एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि देखिए, जब कोई रिश्ता देखने आता है तो वो फिजिकल ब्यूटी तो नज़र आ जाती है, लड़की स्लिम है, प्यारी है, सब कुछ ठीक है, लेकिन क्या होता है कि आप उसकी नेचर डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो फिजिकल ब्यूटी देख के कैन यू आइडेंटिफाई द इनसाइड ब्यूटी एज वेल? नो, नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं। ये तो बात है, ये तो बिल्कुल बिल्कुल नहीं है। समन, आप इस बारे में क्या अच्छा, कहेंगे? मुझे ऐसा लगता है, मेरा ओपिनियन थोड़ा डिफरेंट है। हाँ। मुझे लगता है कि आप फिजिकल अपीयरेंस देखकर, विजुअल लुक देखकर थोड़ा सा अंदाजा तो लगा सकते हैं। जैसे भी आपने बात की है मेंटल हेल्थ की, मेंटल हेल्थ अच्छी होगी ना तो फिजिकली आप देखने में अच्छे लगेंगे। बहुत सारी खवातीन को देखें, मुफ्ती साहब और सब लोग मुझसे इस बात पे इत्तेफाक करेंगे, जब आपकी शादी हो जाती है, जब आपकी शादी हो जाती है और आप एक खुश जिंदगी गुजार रहे होते हैं, तो वो खुशी आपके चेहरे और आपके जिस्म पे नजर आना शुरू हो जाती है, आपकी पर्सनालिटी अच्छी हो जाती है, आपकी, मेरा ख्याल है बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेवल वही खत्म हो जाता है जब आपका पार्टनर आपको कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम ऐसे ड्रेसअप हो, ना कि वो एक दूसरी शादी के लिए सोचना शुरू कर दे। मोटिवेट, अप्रिशिएट करना। तो वो जो उसके पास है वो उसी को देखे कि उसके ऊपर वो क्या चाहता है। मुझे लगता है कि शादियां उस वक्त कामयाब होती हैं जिससे आप डाइवोर्सेस के कितने हमारी शरह बढ़ती जा रही है।
शादियां वहाँ कामयाब होती हैं जहाँ पर जो पार्टनर है वो आपको कहना शुरू कर देता है कि बिल्कुल मुझे सही, मैं बिल्कुल चाहता सही। हूँ कि मैं तुम्हें इस रूप में देखूं। हम्म तो मुझे लगता है कि जब आपकी शादी होने वाली है हम्म तो आप उस वक्त क्यों नहीं अपनी चॉइसेस को फिक्स रखते हैं? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हमारे साथ एक कॉलर है। ओह, कॉलर से देखिए पहले जनाब। मिसेस खान ने भी हमें ज्वाइन और किया है। मिसेस खान आपको पता है कौन है? जी बुशरा ऑफ बताएं। कोर्स हमें पता है मिसेस खान कौन है। शी इज़ वेल नोन पाकिस्तानी पर्सनालिटी जो कि रिश्ता करवाती हैं, मैच मेकर है और बहुत अरसे से काम कर रही हैं और बहुत क्रेडिबल भी है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मेरी सहेली मिसेस खान। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप सब? हम बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। वेलकम टू मेरी सहेली। आवाज बहुत कम आ रही है बेटा, आवाज। जी, अब आपको आवाज़ आ रही है? हाँ, इट्स मच बेटर। कैसी हैं आप? कैसे मिजाज हैं आपके? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बिल्कुल ठीक हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत शुक्रिया आपने टाइम निकाला हमारे शो के लिए। I'm और आज का also हमारा very टॉपिक भी happy. बहुत रेलिवेंट है, आपकी मिसेस फील्ड खान, से आपसे रेलिवेंट है। आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ सबसे पहले कि जितना अरसा आपको हो गया है इस फील्ड में, लोगों को देखते हुए, जांचते हुए, अब कितना फर्क आ चुका है इस चीज में? क्या वही अभी भी चीजें दोहराई जाती हैं लड़की को स्पेशली जब देखने जाते हैं? बिल्कुल। जरा सा ऊंचा बोले, आहिस्ता, आवाज ना आए, बंद करो दरवाजा। जी जी। रिपीट कर मेरा सवाल ये है कि आपको हाँ। काफी लंबा अरसा हो गया है, आप इसी तरह से लोगों जी, को जी। जांच रही हैं, देख रही हैं, तो आज का जो दौर है इसमें और इससे पहले के दौर में कितना फर्क आ गया? क्या लोग जब लड़की देखने जाते हैं तो वो इन्हीं चीजों को देखते हैं जो पहले देखते थे? कोई फर्क आया इसमें? हाँ, फर्क भी बहुत आया है, लेकिन चीजें तो वही रहेंगी। देखें, शक्ल भी वही चाहते हैं कि बहुत खूबसूरत हो, जहेज भी अच्छा मिले, फैमिली बैकग्राउंड भी बहुत अच्छा हो, लड़की पढ़ी लिखी भी हो, तमीजदार भी हो, और खाना वाना पकाना यानी ऑल राउंडर हो। मतलब उसको ऑल राउंड खाना सब कुछ पकाना आना भी चाहिए आता इसका। हो। और गोल रोटी, यानी मिसेस आजकल खान, ये गोल है कि रोटी वो भी आनी चाहिए। वर्किंग लेडी भी चाहते हैं। यानी दिखती कैटरीना जैसी हो और काम जो है वो मासी जैसा करती हो। बिल्कुल ठीक बात कर दी आपने हाँ, मीरा। बिल्कुल, अमेजिंग बिल्कुल। अमेजिंग कि दिखती वो कटरीना कैफ हो, ऐश्वर्या राय हो, लेकिन काम उसको आते हो मासियों जैसे। मासी जैसे। भाई हम क्या कह सकते हैं अब, ठीक है, वी गिव रिस्पेक्ट टू दोज पीपल भी एज वेल। लेकिन मेरी बात सुने मिसेस खान, मुझे ये बताइए, गोल रोटी की आपने बात नहीं की, गोल रोटी उसको आनी चाहिए बनाने? मेरा ख्याल, एक बात बताऊं, चाहे रोटी पकाए या ना पकाए, औरत का हुनर गोल रोटी नहीं है। जिसको रोटी बात? गोल पकानी आती है मतलब शी इज अ परफेक्ट लेडी, मतलब शी इज अ परफेक्ट कुक। उसको रोटी पकानी आती है। देखिए, जो चीज आपके पेट में जाती है रोजाना, अगर वही ना आपको पकानी आए, उसी में ही आप परफेक्ट ना हो, तो आई थिंक यू आर नॉट अ परफेक्ट वुमन। बिल्कुल चाहे आप बिल्कुल। पकाए ना पकाए, लेकिन ये तो बेसिक नीड है इंसान की। तो उसमें क्या ऐसी मुश्किल है रोटी पकाने में? लड़कियां तो क्या क्या कुछ, अब तो जहाज उड़ा लेती हैं, तो रोटी बिल्कुल, पकाना बहुत क्या खूबसूरत मुश्किल है? मिसाल आपने दी है। अच्छा, ये तो हम डिस्कस कर रहे हैं कि ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए, आपको ये नहीं देखना चाहिए, लेकिन एक सवाल है कि क्या देखना चाहिए? जब आप रिश्ता देखने जाते हैं तो आपको कौन सी चीजों पर फोकस करना चाहिए? हाँ, देखो, लड़की की शर्मो हया एक बहुत जरूरी चीज है, जो आजकल लड़कियों में शर्मो हया बिल्कुल नहीं है। शर्मो हया औरत का जेवर है। फिर उसकी तालीम देखें, फिर उसका बैकग्राउंड देखें, पेरेंट्स देखें, बहन भाई, घर का माहौल, उसका उठना बैठना, उसकी बातचीत, उसकी तालीम। देखिए, हुस्न तो सभी चाहते हैं, वो तो सभी की रिक्वायरमेंट है कि शी शुड बी प्रिटी ब्यूटीफुल, लेकिन उसके साथ साथ ये चीजें भी बहुत जरूरी हैं। तौर तरीके आजकल लड़कियों को नहीं है, तौर तरीके माँ बाप नहीं सिखाते हैं। सारा वक्त लड़कियां फोनों पे लगी हुई हैं, उनको घरदारी बिल्कुल नहीं आती, घर में इंटरेस्ट नहीं लेती। हम तो अपने जमाने में अपने घर को, अपने कुशन्स, अपनी चीजें, हर चीज परफेक्ट रखते थे। अब लड़कियों को इस चीज का शौक नहीं है। अब मासियां आती हैं या नौकरों से करवाते हैं। लेकिन जो पहले जमाना था, जैसे क्रॉस स्टिच हम बनाते थे, छोटे छोटे फूल बनाते थे और शीशे लगाते थे, कुशन्स लगाते थे, सेंटर साइड टेबल्स बनाते थे, हैंडीक्राफ्ट, अपने सोफा बैग्स बनाते थे क्रोशिया के, वो सब कुछ आउटडेटेड, आउट ऑफ फैशन हो गए हैं। ये चीज मैंने कलेक्ट करके रखी हुई है और मैं कई दफा डिस्प्ले कर चुकी हूँ टीवी पर। जो हमारा जमाना था
उसमें टीवी नया नया आया था और वो भी 2 घंटे के लिए, तो वी हैड प्लेंटी ऑफ टाइम, और टेलीफोन जैसी चीज नहीं आई थी। ये जो टेलीफोन ने बर्बादी बनाई है, लड़कियों को यूजलेस कर दिया, वो नहीं था। तो हम घरदारी में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व थे, घरों को साफ रखते थे, घरों में चीजें बनाते थे और खाने अच्छे अच्छे बनाते थे। गोल रोटी जब भी तो बनती थी क्या, हमारे पास टाइम था। हम लोग गुड़िया गुड़िया खेलते थे, हमारे पास छोटे छोटे चकला बेलन होते थे, हम उस पे ही बचपन में रोटियां बनाते थे। इस तरह हम परफेक्ट हो गए। अब लड़कियों को ये शौक भी नहीं रहे, बचपन से ही उनको टेलीफोन पकड़ा दिया जाता है कि रो रहा है बच्चा, ये लो फोन बेटा खेल लो इससे। तो वो क्या रोटियां बनाएंगी, तो क्या घर घर खेलेंगी, तो क्या घर। जी मिसेस खान, शादी करते हमारा थे कुछ तो कहना चाह रही हैं। ना कोरोना में Sorry to cut you, में आ Mrs. खान। जाता था। हमें ये चीजें बेसिक चीजें हम बचपन से ही सीख लेते थे। अब वो चीजें बच्चियां नहीं सीखती, ना बच्चियों को वो दिया जाता है, ना वो माहौल दिया जाता है। देखिए कितना फ्रेंड्स गुड्डा और गुड्डी की शादी करते थे, उसमें कितनी चीजें बनाती थी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मिसेस खान, कतई कलामी की माजरत चाहती हूँ, हमारे साथ अमारा मौजूद है जो खुद लोगों को खूबसूरत बनाने की पूरी कोशिश करती हैं। ये आपसे कुछ पूछना चाह रही हैं। लेकिन आजकल जैसे पहले गुड़िया वगैरह के साथ आप बता रही हैं कि खेलते थे, आजकल तो लोग फोन पे गेम्स खेलते हैं और गेम्स से रिश्ते भी हो जाते हैं। पबजी का आपने कॉन्सेप्ट सुना होगा, कितने लोगों की शादियां हो गई उस पे, टिकटॉक से हो गई, फेसबुक वाले बेचारे परेशान हैं, वो परेशान है, फेसबुक पे भी हो रहे हैं। बस ठीक है, पबजी पे बहुत ज्यादा रिश्ते में बहुत ज्यादा फ्रेंड्स बन जाते हैं, लेकिन उनमें कुछ लोगों का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी रहा है। हमने सोशल मीडिया पे देखा भी है बहुत से लोगों को कि जिन्होंने पबजी पे उनकी शादियां हो गई। और मैं तो आजकल कहती हूँ कि आजकल लोग फोन की बजाय पबजी वगैरह ज्यादा खेल रहे हैं, और वो गुड़ियों वाला और वो पहले वाला दौर वाकई चेंज हो गया। जी मिसेस खान, अब क्या कह सकते हैं, क्या टाइम कहते हैं, मतलब पबजी वाले कोई रिश्ता है इनके पास कभी? चेंज हो गया, नॉर्म्स चेंज हो गए। मैं अब देखिए, अब आप डिवोर्स रेट क्यों हो गया ज्यादा, उससे झूठ ज्यादा बोला जाता है। वो तो लकली बात क्लिक करते हैं, ये नहीं कि बिल्कुल ही क्लिक नहीं करते हैं, बाज रिश्ते बिल्कुल क्लिक करते हैं और वो माशाल्लाह सही निकलते हैं। लेकिन बाज मुझे बच्चियां बताती हैं कि मिसेस खान ये बहुत फेक भी होता है। जब हम मिलते हैं तो उनके पास गाड़ी कुछ और होती है और वो बाइक पर आते हैं, दोस्तों की गाड़ियां दिखाते हैं, दोस्तों की चीजें, अरेंज अच्छी होती है। मुझे ये बताएं मिसेस खान कि अमूमन ये कहा भी जाता है, मिथ है या नहीं, कि जब आपने बेटी को देखना है, इसको पसंद करना है, तो उसकी माँ को देखें, माँ को और उसकी नानी को देखें, किचन देखें, वॉशरूम देखें, उसकी जूती देखें पैर की, और भी बहुत सी चीजें हैं, उसकी किचन देखें, उसके पाँव देखें, छोटी छोटी चीजें हैं। तो ये बताइए इस हवाले से आप क्या कहेंगी कि ये अभी भी ट्रेंड चल रहा है या इस ट्रेंड में कोई दम नहीं है, बस ऐसी बस बातें हैं? मिसेस खान, आपको आवाज आ रही है? मुझे लगता है कि कुछ सवाल लड़की से कर भी लेने चाहिए जब आप रिश्ता देखने जाते हैं। तो जिससे आप उससे पूछें भी, आपको वार्डरोब जो है वो आप ब्रांडेड पहनती हैं, आप लोकल मार्केट से लेती हैं, आपको उसका थोड़ा सा जो माइंड सेट होता है ना वो पता चल जाता है। अगर तो वो लड़की का आपको पहले ही पता चल रहा है लड़की थोड़ी याशी दिमाग की है, तो आपको अंदाजा हो जाता है। ये जो मिसेस खान ने भी शर्म हया वाली बात की है ना, ये मुझे बहुत अपील की है। रिश्ता देखने जाते हैं तो जब लड़कियां आती हैं ना, आजकल की लड़कियां, अभी पिछले दिनों हमने मेरे 2 भाइयों की शादी हुई है, तो हम जाहिर है रिश्ता देखने जा रहे थे, तो मैंने कुछ लड़कियों में ये चीज महसूस की कि वो आती हैं और आपको ऐसे सपाट आंखों से देख रही होती हैं। तो आपको वही पता चल जाता है शाय नहीं है, उसकी तबीयत शाय नहीं है, वो लड़के से भी ब्रॉड माइंडेड होकर बात कर रही होती हैं। आपको वही पता चल जाता है कि ये आपका फर्स्ट विजिट है, और आप अगर इतनी ओपन माइंडेड है, ओपन माइंडेड होना बुरी बात नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा ब्लंट होना और लड़के से सवाल शुरू कर देना कि आपकी मंथली इनकम कितनी है। ऐसा भी तो होता है ना कि कुछ लड़कियां जो हैं वो रिश्ते देख कर उनको इतने लोग देखने आ चुके होते हैं और रिजेक्ट कर गए होते हैं कि वो इरिटेट हो जाती हैं। और ऐसा होता भी है, ऐसा होता भी है कि लोगों ने टोटली इसको ना एक बाजार बनाया होता है कि देख लो। लेकिन आप मुझे प्लीज बताइए, जिस रिजेक्शन की जो फीलिंग है ना, इटसेल्फ इट्स अ वेरी बैड। आई कंप्लीटली सेकंड योर ओपिनियन, लेकिन मुझे ये बताएं कि एक लड़की ने अपने लाइफ पार्टनर का इंतखाब करना है, लड़के को ये चॉइस दी गई कि वो आके देख के जाए, तो क्या लड़की अपने घर में बुला रही है, शी इज द होस्ट, इतना हक नहीं है उसका कि थोड़ा सा जरा बात कर ले? शाय होने का क्या मुराद है? मैं आपको देखो, ये डिफरेंट कैटेगरीज हैं जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। आजकल की लड़की
जो है ना वो बहुत ज़्यादा ओपन हो चुकी है। एक तो बच्चियां हमारी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रही हैं, वो लड़कों के साथ पढ़ के उनका थोड़ा दिमाग ज़्यादा ओपन हो चुका है, ज़्यादा ब्रॉड हो चुका है, शायद वहाँ पे भी थोड़ी सा उनके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल ज़्यादा हाई हो गया है। फिर आजकल जो ट्रेंड चल रहा है ना बॉयफ्रेंड्स का, फेसबुक पे दोस्ती कर ली, टिकटॉक पे दोस्ती कर ली, बात करके तो झाका वैसे ही खुल गया अच्छा, आपका। कहीं ना कहीं इसकी एक वजह ये भी है, मुझे ऐसा आया लगता ना है तो फिर आपके अंदर वो शाइनेस नहीं रहती। नहीं, मुझे ऐसा लगता है, मिसेस खान आपके साथ मुखातिब हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो यानी कि ये जो बात करी है कि जिस तरह से बॉयफ्रेंड्स बन जाते हैं, आप खुद ही इंतखाब की तरफ चले जाते हैं, उसकी कहीं ना कहीं शायद एक बहुत बड़ी वजह ये भी है कि माँ बाप भी अलाउ कर देते हैं, क्योंकि जो ये रिश्ता जोड़ने वाले जो होते हैं इनकी फीस ही इतनी ज्यादा होती है कि उन तक कोई जाना ही नहीं चाहता, वो बच्चे को खुद ही इजाजत दे देते हैं। बिल्कुल आपने ठीक बात की फीस की। मैं मिसेस खान से भी बात करना चाहूंगी, वो हमें हमारे साथ मौजूद है इस वक्त फोन कॉल पे। मुझे ये बताइए, ये जो फीस है मैच मेकर्स की, कोई कहता है 20, 30, 50, 1.5 लाख, 2 लाख, सिर्फ रजिस्ट्रेशन फी की अभी मैंने बात की, बिल्कुल ऐसे ही। वो कहते हैं ये रजिस्ट्रेशन फी है, आपने बाहर का करवाना है तो उसकी अलग फीस है, आपने यहाँ का करवाना है तो उसकी अलग है। तो ये बताइए मिसेस खान कि चले मैं पूछना चाहूंगी कि आप खुद कितनी फीस लेती हैं, और इसके अलावा मैं ये पूछना चाहूंगी कि मैच मेकर ने जो फीस वाला एक हिसाब रखा है, रजिस्ट्रेशन अलग है और उसके बाद भी आपने देने की, व्हाट इज दिस ऑल अबाउट, आप इस हवाले से क्या कहेंगी? मुझे लगता है उनको आवाज पहुंच नहीं रही है। डॉक्टर शिवाना हमारे साथ मौजूद है। मिसेस खान आप मौजूद है लाइन पे? बिल्कुल मौजूद हूँ, बिल्कुल। आपने सवाल सुना, हम आपसे ये पूछना चाह रहे थे कि जो रिश्ता जो मेकर्स हैं, ये जो रिश्ता जोड़ते हैं, इनकी एग्जैक्टली फीस कितनी होती है? जहाँ पर शर्मो हया कम हो रही है वहां पर इनकी फीस भी बढ़ती जा रही है, किस हद तक बढ़ चुकी है? बिल्कुल ठीक बात कर दी आपने मीरब। ये क्या चक्कर है मिसेस खान, बताइए। वाली को क्या फीस देती हैं आप? जोड़ा जब लेने जाती हैं क्या फीस देती हैं? सबसे कम बेचारी तो मैरिज ब्यूरो वाली लेती है। आप उसको तनख्वाह भी देते हैं, आते हैं हमारे पास लोग, नंबर्स वगैरह ले जाते हैं, ओहो मिसेस खान पैसे तो नहीं लाए, ऑनलाइन भेज देंगे, सब नंबर्स ले जाते हैं, ऑनलाइन भेजा, कुछ भी नहीं कोई पैसे देता। कितने ले जाते हैं? कितनी फीस है? क्या लाखों में फीस है? 10-12 हजार फीस भी नहीं क्या आप दे सकती? आप मेहंदी, आप पार्लर में कितने पैसे देते हैं? आप जोड़ा कितने का लेती हैं? आपके घर का खाना कितने का होता है? कितने लाखों का पड़ता है? आपने 10-12 हजार कहा है मिसेस खान, लेकिन 10-12 हजार फीस नहीं है, और हर कोई महंगे जोड़े पहनता भी नहीं है, हर किसी की साथ इतनी नहीं होती, सबका अपना अपना माहौल है, किसी की तो शायद तनख्वाह ही 10-12 हजार हो। तो वो फिर हजार, तो हमारे पास 1000 रुपए में भी शादी हो जाती है, हमारे पास तो मुफ्त भी शादी हो जाती है। जो रोटी पीटने के मिसेस खान हम नहीं देते तो उनके लिए तो फ्री शादियां भी हम कर देते हैं, लेकिन जो दे सकते हैं हैसियत वाले हैं वो भी 10-12 हजार से ज्यादा नहीं देते। ये कौन कहता है कि इनको ज्यादा फीस दी जाती है? क्या दिया जाता है भाई? नहीं, उसकी एक वजह ये भी है कि रिश्ता जुड़ने के बाद कुछ अजीबोगरीब तहाइफ की भी डिमांड की जाती है कि जिस तरह अगर ये रिश्ता हो गया तो मैं तो सोने की अंगूठी लूंगी, मैं तो सोने की चेन लूंगी। इतने लाखों का खाना दे रही हैं, जेवर करोड़ों का दे रही हैं, लड़के को गिफ्ट दे रही हैं, पिन्होनियां दे रही हैं, उतना आप कुछ दे देती हैं वाले वाली को, जो मेन तो आपको उसे देना चाहिए। यहाँ तक कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, आप यहाँ तक कंपैरिजन शुरू कर देते हैं कि हमने रिश्ता कराया है ना, अब आपने लड़की को क्या दिया है, तो मैंने तो रिश्ता कराया है तो फिर मुझे उससे ज्यादा मिलना चाहिए। ये एक बड़ा प्रॉब्लम है। जो मीडिएटर है ये उन्होंने, अच्छा मीडिएटर्स जो होते हैं वो अक्सर हमें तो पता ही नहीं चलता, मिसलीड भी करते हैं। वेरी ट्रू। हमारी बेटी की शादी हो गई, क्योंकि हम तो घरों में नहीं जाते, हमारे पास तो लोग आते हैं, तो हमें ऐसे पता चलता है मिसेस खान उस लड़की की तो शादी हो गई, वो तो हमें आकर एक डब्बा मिठाई का भी नहीं देते हैं, सिर्फ एक रजिस्ट्रेशन फी पर करते हैं। कौन कहता है ये मैरिज ब्यूरोज वालियां ज्यादा लेती तो हैं? मिसेस खान एडवांस ले लेनी चाहिए, फिर फीस अगर रिश्ता ना हो तो वापस कर दी जाए। रिफंडेबल रखे ना फिर तो। नो रिफंडेबल क्यों? आप डॉक्टर के जाएंगे, दूसरे डॉक्टर के जाएंगे तो क्या कहेंगे, डॉक्टर साहब ये पैसे वापस कर दें। दूसरे स्कूल में जाएंगे तो स्कूल में जाकर आप कहेंगे ये रिफंडेबल कर दें। लेकिन आप मामला देखिए ना। चले, अब वो तो एक बीमारी है, लेकिन रिश्ता ऐसी चीज है। टॉपिक है, ये तो नहीं, रिश्ता ऐसी चीज है एक्चुअली की बहुत कमी। जो इंसान अपने मुल्क को टैक्स नहीं देता तो उसके लिए छोटा गुनाह करना कोई उसके लिए मसला कुछ मुश्किल नहीं है ना। अगर आप अपने मुल्क में टैक्स नहीं दे रहे हैं, आप कमा रहे हैं, फायदे उठा रहे हैं
और आप टैक्स पेयर नहीं है, तो फिर ये तो चीजें किसी भी लेकिन खाते देखिए में वैसे मिसेस भी एक खान घर भी में बात कर रही थी कि लोग नंबर लेके चले जाते हैं और फीस ही नहीं देते, डायरेक्ट हो जाते हैं। तो सोचें फिर उनका कहीं रिश्ता ना कैसे कहीं मुझे चलता होगा। बताइए, लड़के जब लड़कों की तरफ से क्या इश्यूज आते हैं, हमने लड़कियों की तो डिस्कस की है, लड़कों का मुझे बताएं कि उनको क्या क्या रखना चाहिए, रख रखाव उनके लिए क्या क्या चीजें हैं जो फैक्टर्स आते हैं सामने। मिसेस खान, आपसे एक सवाल करना चाह रही थी कि अगर किसी घर में 6 बेटियां हैं और उन्होंने 6 की 6 ब्यानी हैं, माँ बाप के पास कोई बहुत ज्यादा गुंजाइश भी नहीं है कि वो करोड़ों में शादियां करें, तो उनका तो हक बनता है ना कि वो इतनी ज्यादा फीस ना दे पाए, तो कहीं ना कहीं उनको थोड़ा सा कंप्रोमाइज करवा लिया जाए, होल्ड कर लिया जाए। मिल जाता है फौरन की फौरन, हम लोग कंसेशन कंसिडर करते हैं, औरतें कंसिडर करती हैं। केस टू केस वेरी करता है, जिन लोगों के पास अफोर्डेबिलिटी होती है उनसे डिमांड करते हैं, और जो अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप उनको रिलैक्सेशन देते हैं। तो यानी कि आप फ्री भी करती हैं, जो नहीं दे सकते आप उनको फ्री करती हैं। जी यही कहा उन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल, गरीबों की फ्री होती है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। डॉक्टर शिवाना हमारे साथ मौजूद है। जी जी, आप इस वाले से क्या कहेंगी? जी, आई एम हियर। जी, ये जो आप फीस की बात कर रहे हैं, मुझे जी, बिल्कुल। पूरा ओवरऑल जो कॉन्सेप्ट है, एक तरफ आप एक तरफ अरेंज मैरिज की बात कर रहे हैं, और उसमें आप ये बात कर रहे थे कि लड़की जो है वो शर्मो हया की मूरत नहीं है, और आपकी एक्सपेक्टेशन ये है क्योंकि अरेंज मैरिज हो रही है, आपने मैच मेकर बीच में डाला हुआ है, तो उसको एक सर्टेन अंदाज में अपने आप को कैरी करना है। लेकिन आपने लड़की को शऊर भी दिया हुआ है, आपने मैच मेकर को अगर हटा दिया, और आपने वो पहले लड़के के साथ कई बार मिल रही थी, लेकिन आप लोगों को दिखा रहे हैं कि ये एक रिश्ते वाले ने हमारा मैच मेकिंग कराई है, तो आपकी एक्सपेक्टेशन ये है कि वो इस तरह से शर्मो हया के साथ आए, जबकि वो हो सकता है कि पहले से ही जानती है, या वो अरेंज मैरिज नहीं है और थोड़ा सा पार्टली लव मैरिज है। तो ये तमाम चीजें भी तो आप इनटू अकाउंट लें। और फिर उसके बाद आपका जो क्वेश्चन था वो मेरे तक नहीं पहुंचा, जो आप क्वेश्चन मेरे से क्या पूछ रहे थे। नहीं, बिल्कुल सवाल यही था कि जिस तरह से प्रोफेशनल मेकर्स मैंने होते जो हैं, पहली बात इनकी सुनी, प्रोफेशनल जी मेकर्स की फीस जो है वो बहुत बढ़ती जा रही है वक्त के साथ जी, साथ, क्या और उनकी इस वजह से भी बहुत से पेरेंट्स हैं जो उन तक पहुंच नहीं पाते हैं, उनसे जी राब्ता करते हैं, वो कहते हैं हम आपका एक रिश्ता करने का 20,000 से कहीं ना कहीं ये बात शुरू होती है, बढ़ती बढ़ती कहाँ से कहाँ चली जाती है, तो वो जाते ही नहीं है इस तरफ, और वो इंतजार करते करते बच्ची की उम्र जाती जाती है। जमाना बदल गया है आजकल। आजकल बच्चे बच्चियां फेसबुक से और इस ऐप से एक दूसरे से मुलाकात भी कर रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल, अगर घर के वैल्यूज अच्छे हैं और आपने बच्चों को शऊर दिया है कि वो एक अपने लिमिट से आगे नहीं जा रहे, और वो एक दूसरे को जान के पहचान के आपस में जान रहे हैं और उनकी शादियां हो रही हैं, तो इस चीज को कोई बहुत बड़ा टैबू और स्टिग्मा नहीं बनाना चाहिए। जहां तक मैच मेकर की फीस है, ये तो उनकी काबिलियत, उनका काम है, वो जो भी सेट कर लें। मैं एज ए डॉक्टर कोई भी फीस सेट करती हूँ, और डेस्परेशन भी होती है अगले लोगों को, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास। उन्होंने एक बात ये बड़ी अच्छी कही कि अगर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता तो वो राहे सबील अल्लाह, जिस तरह से वे अल्लाह की खातिर फीस भी कम कर लेती हैं। तो ये चीज अपनी, अगर वो फीस जितनी जितनी भी सेट कर रहे हैं, वो उनकी काम की जितना भी पोटेंशियल है उसके मुताबिक कर रहे हैं, तो ये तो उनका हक बनता है, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन वो कम भी कर देती हैं, तो मैं तो उनकी फेवर में हूँ कि वो जितनी मर्जी फीस सेट करें। मुझे सिर्फ ये है कि अगर आप अरेंज मैरिजेस कर रहे हैं तो उसकी एक्सपेक्टेशन आपकी कोई और है। आगे से आजकल जमाना बदल गया है, लड़के लड़कियां तेज हो गए हैं, फेसबुक पे पहली बात कर रहे हैं, आप फिर भी चाह रहे हैं कि लड़की एक घूंघट में आए, आप चाह रहे हैं कि वो डॉक्टर भी हो लेकिन साथ ताबेदार भी हो, आप शऊर उसको कोई और दे रहे हैं और एक्सपेक्टेशन कोई और है, उम्मीदें लड़की से कोई और बांधी हुई हैं। सिमिलरली आपको लड़के से भी कोई और उम्मीदें हैं कि हम एक घर में रहते हैं जो एक मिडिल क्लास है, लेकिन आप हाथ ऊपर का मारना चाहते हैं कि बहुत अमीर घर में लड़की ब्याही जाए। तो आपको हमेशा मैरिज क्रॉस करनी चाहिए, अपनी वैल्यू के मुताबिक देखें कि मेरी ये वैल्यू है, अगलों को भी मिलता जुलता घराना हो, जिस तरह शुरू में उन्होंने बात की थी, वरना मसले मसाइल हो जाएंगे। अपना सच्चाई के साथ अपना आप दिखाएं, और अगर इतना आगे आपने अपने बच्चों को सिखा दिया है, पढ़ा दिया है, तो इसमें इतनी घबराहट क्यों कि लड़का लड़की जो है वो एक सर्टेन तरीके से आके बैठे, उनको रोटी पकानी आए, उनको
आपने एक बंदी को डॉक्टर बनाया, आपने उसको बाहर की दुनिया दिखाई, उसको बाहर की हवा लगाई। शर्मो हया फाउंडेशन आपके घर की तरबियत पे डिपेंड करता है। अगर माँ अच्छी है, उसने जो भी सिखाया मिडल म्याना रवि के साथ, तो अच्छी होगी आगे से। लेकिन आप इस चीज को इतना ना करें कि लड़की को एक सर्टेन अंदाज में चलना है, उसको एक सर्टेन अंदाज में बैठना है। जमाना बदल गया है भाई, आप थोड़ा सा जमाने के साथ साथ चलें, बच्चों के साथ चलें। वो इवॉल्व कर लिया है, उन्होंने ग्रो कर लिया है, और उसके साथ रहते हुए हमें एज पेरेंट्स बदलना पड़ेगा। इसलिए बिल्कुल मैं सही, बिल्कुल इसलिए सही। भी कहती हूँ कि बाहर डॉक्टर रहते शिवाना, हुए भी आप आप जैसे अपने कह रही हैं, बच्चों आप की तो खुद भी जरूरियात को डॉक्टर हैं और समझ। आपने ये चीज़ जो है ये लाजमी जी देखी होगी कि अक्सर ऐसी लड़कियां होती हैं जो जी डॉक्टर बनती हैं, उसके बाद उनके जब रिश्ते होते हैं तो डिमांड ये की जाती है कि लड़की डॉक्टर हो, लेकिन बाद में उनसे वो प्रैक्टिस ही नहीं करवाई जाती है, उन्हें बिल्कुल घर पे बिठा दिया जाता है। इसकी क्या रीज़न है? बिल्कुल सही। देखिए, मैरिज एक कॉन्ट्रैक्ट है। आप शादी, आप जॉब कहीं जाकर लेते हैं तो पता नहीं करते कि मैंने किसके साथ काम करना है, मेरे साथ काम करने वाले कौन होंगे। आप पता नहीं करते कि मेरा बॉस कैसा होगा, आपकी तनख्वाह कैसी होगी। आपने अगर उस जॉब को छोड़ना है तो क्या होगा। तो आप शादी में कैसे नहीं पता कर रहे। आपको पता है, जब मेरा रिश्ता देखने आए थे तो मेरे माँ ने पहले कहा था कि भाई हमारी बेटी डॉक्टर है, उसने जॉब करनी है, उसने आगे पढ़ना है, लिखना है। और मुझे अपने टू बी हस्बैंड के साथ बिठाया था कि भाई बीबी जितनी बातें करनी है, जो पूछना है अभी कर लो। मैंने उसे बताया था, मेरे 3-4 क्वेश्चन थे कि भाई अगर मैं बाहर के मुल्क में जा रही हूँ तो पहले छानबीन कर लो कि डॉक्टर ही है, कहीं कैब ड्राइवर तो नहीं है कि मुझे लेने के देने पड़ बिल्कुल जाए। ऐसा भी होता है। रिसर्च करें आप पूरी अपनी, कि लड़की को बाहर भेजना है तो हाँ, ऐसा होता है कि वो उसकी मेंटल कंपैटिबिलिटी क्या है। मेरी अगर यहाँ पे है तो मेरे से थोड़ा आगे उसकी होनी चाहिए सोच समझ एज ए डॉक्टर। फिर मैंने कहा था मैंने काम करना है। दूसरा मैंने कहा मैं पूरा एक हम्बल किस्म से ड्रेसअप होती हूँ, लेकिन मैं अपना सर कवर नहीं करती। लोग ये बातें नहीं पूछते। मैंने कहा अगर आगे बड़ी उम्र में जाके मुझे करना पड़े, मेरे दिल से अंदर से आवाज आए तो मैं करूंगी। लेकिन मैं फिलहाल अपने माँ बाप के घर में अपने सर के ऊपर दुपट्टा नहीं डालती, लेकिन अपने ऊपर दुपट्टा डालती हूँ। तो क्या बिल्कुल सही, आपकी बिल्कुल सही। अम्मी ने, यानी कि मेरी सास ने अगर सर पे दुपट्टा डाला तो क्या मुझे डालना तो नहीं पड़ेगा। फिर मैंने पूछा जी आप स्मोकिंग तो नहीं करते, आपने कुरान कितनी तफसीर के साथ पढ़ा। जो चीजें मेरे लिए जरूरी थी वो मैंने पूछी। मुझे उस चीज का शऊर मेरे माँ बाप ने दिया था, उसका कॉन्फिडेंस मेरे माँ बाप ने दिया था कि भाई तुमने आगे जिंदगी गुजारनी है, जो तुम्हारे लिए जरूरी सवाल आते हैं वो पूछ लो। कल को ये ना बहुत हो कि शुक्रिया, वो काम ना करने दें और बहुत फिर घर शुक्रिया बैठ डॉक्टर जाओ। तो साहिबा ये आपका, चीजें तो आपने अपना शादी से पर्सनल पहले के वाकया शेयर पूछने किया की है ना। है। बहुत अच्छे आपका पॉइंट्स बहुत है मीरा शुक्रिया, बहन के, बहुत इंपॉर्टेंट शुक्रिया पॉइंट्स है। मैं डॉक्टर चाह रही थी शिवाना। कि मैं मिसेस खान के ऊपर इस हवाले से बात और एक करूं। और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी मिसेस खान, आप इस हवाले से बताइए, और ये भी मैं आपको बताती चलूँ कि आप इस हवाले से भी बताइए कि जो CSS ऑफिसर्स होती हैं फीमेल्स, ASP हैं या SP बन गई है, तो उनकी शर्म हया का जो लेवल है वो आप कैसे इवेल्युएट करेंगी? शर्म हया तो एक इंसान की नजरों में होती है, उसकी अदा में होती है, उसकी बातों में होती है, उसके कपड़े ओढ़ने और पहनने के अंदाज में होती है। शर्म हया सिर्फ दुपट्टा ओढ़ना और पूरा कवर करके नहीं। कैसे बात कर रही हैं आप, कैसे अल्फाज चुन रही हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, आपका लिबास कैसा है, आपने अपने आप को कितना ढका हुआ है और कितना उरियां हो रही हैं, आप कितना अपने आप को मतलब पब्लिकली अपने आप को एक्सपोज कर रही हैं। ये सारी बातें शर्म हया में आती हैं। आपके बात करने का तरीका, आपके उठने बैठने का, आप बैठती किस तरह है, आप कितना, आपके तौर तरीके कैसे हैं, आप इवन आप पानी पीती हैं तो उसमें भी तौर तरीके होते हैं। आप एक गिलास में 3 दफा सांस लेती हैं। तो ये सारी चीजें आपको पूरी चीजें मिलाकर ही शर्म हया कहलाती है। ये नहीं कि आप सर पे दुपट्टा लिए हुए और नीचे हर वक्त नजरें नहीं। आपको बाज दफा मर्द के सामने आंखों में आंखें डाल के भी बात करना पड़ती है। उसमें भी आपका एक लिहाज होता है, बिल्कुल ठीक उसको बात। पता होता है आपका क्या टेम्परामेंट है, आप क्या कन्वे करना चाह रही हैं, आप किस तरह बात कर रही हैं। तो ये सारी चीजें शर्म हया में आती हैं। क्या हम बाहर निकल के मर्दों से बात नहीं करते? क्या हम बाहर निकलते डॉक्टर के पास नहीं जाते? क्या हम बाहर निकलते हुए सब्जी वगैरह ये वो कपड़े वाले के पास, इसके पास, उसके पास, हर आदमी से इंटरेक्ट करते हैं? तो उसमें हमारी शर्म हया भी होती है। हम जहाँ जाते हैं उस माहौल में ढल जाते हैं। बाजारों में हम अगर जीन्स वगैरह टाइट्स वगैरह पहन के जाएं तो वो नहीं अच्छा लगेगा। आप जरा अपनी चादर पहन ले, अगर पहना हुआ है थोड़ा ढांप ले अपने आप को,
जरा चादर वादर पहन के चली जाएं हल्की सी, या किसी तरीके से अपने आप को इतना नुमाया ना करें। जो लड़कियां आजकल कर रही हैं, मटक मटक झटक झटक के चल रही हैं, वो जरा कम कर दे, अपने आप को शो ऑफ कम करें और तरीके से रहें। तो यही तो शर्म हया है। ये सब चीजें जो है शर्म हया में आती हैं। अगर आप बैठी हुई हैं महफिल में तो तरीके से खाएं, बातचीत मुख्तसर करें और तरीके से करें। ये सारी बातें शर्म हया और इसमें आती हैं। तो ये ओवरऑल चीजें मिलाकर शर्म हया कहलाती है। वो नहीं कि सर नीचे किए हुए, सर ढके हुए वो शर्म हया है। ऑल ओवर योर जो आपकी पर्सनालिटी है उसमें नजर आना चाहिए कि आप में कितनी शर्म हया है। पर्सनालिटी काउंट्स, योर वे ऑफ स्पीकिंग काउंट्स, योर वे ऑफ टॉकिंग, वॉकिंग, एवरीथिंग, उसमें आ जाती है शर्म हया। पता चल जाता है ये औरत किस तरह चल रही है, किस तरह बात कर रही है, किस तरह उठ रही बैठ रही है, किस नजर से देख रही है। आदमी एक मिनट में पकड़ लेता है और औरत भी बड़ी होशियार है, उसको भी एक सेकंड में पता चल जाता है। तो शर्म हया का तो पैमाना जो है वो ओवरऑल है। इट्स नॉट दैट। लेकिन मिसेस खान फिर कॉन्फिडेंस क्या चीज है? अगर कोई लड़की कॉन्फिडेंट है, एक तरफ एक कॉन्फिडेंट लड़की है, दूसरी तरफ एक पूरी ढकी छुपी और नजरें नीचे की बैठी लड़की है, लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि उसमें शायद कॉन्फिडेंस की कमी है इसलिए वो ऐसी बैठी है? तो क्या यही लेबल है कि हम उसको समझें कि वो शर्म हया में, और जो लड़की है कॉन्फिडेंट बैठी है उसमें शर्म हया नहीं? कि वो बातचीत इस तरह करे, विद कॉन्फिडेंस, मर्द से बात करे विद कॉन्फिडेंस होगा तो उसको पता चलता है ये औरत एक पढ़ी लिखी है, इसमें कॉन्फिडेंस है, इसको हम बेवकूफ नहीं बना सकते। औरत में कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। कॉन्फिडेंस के बगैर तो वो कहीं काम नहीं कर सकती। कॉन्फिडेंस नहीं होगा वो कुछ भी नहीं कर सकती। मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज द कॉन्फिडेंस इन अ वुमन। अगर कॉन्फिडेंस होगा तो वो हर जगह कामयाब होगी। नहीं, लेकिन मोस्टली कॉन्फिडेंट लड़कियों को बेहया भी कहा जाता है, तो क्या वो बेहया ही है? कॉन्फिडेंस तो बहुत जरूरी है औरत के लिए। अब जैसे मैं कॉन्फिडेंट होकर मर्दों के सामने बात कर लेती हूँ, इसका ये मतलब थोड़ी है मुझ में शर्म हया नहीं। शर्म हया के साथ आप कॉन्फिडेंटली और शाउटली कर सकती हैं आप अपना काम और कन्वे कर सकती हैं अपना मैसेज, व्हाटएवर यू वांट। ठीक हो गया। आप राबिया इस बारे में क्या कहेंगी? और कोई ऐसा पेशेंट आपके पास आया जिसने रिजेक्शन ली हो, कोई ऐसा क्लाइंट, और उसको जैसे मैं बल्कि अभी यही सोच रही थी कि हमने पेरेंट्स के हर तरह से एवेल्युएट करते हैं लड़की को, अपेयर कैसी हो रही है, बैठ रही है, उठ रही है, खा रही है, पी रही है, क्या लिया क्या नहीं लिया उसने, क्या अचीव कर लिया उसने लाइफ में, क्या नहीं किया। जो दूसरा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ना वो ये कि उसकी एज जो है ना वो लोगों को बहुत मैटर करती है। ठीक है, द मोमेंट शी इज़ 25 पेरेंट्स को हो जाता है कि जी बस जल्दी, और बल्कि पाकिस्तान है तो पाकिस्तान के अंदर तो और भी अर्ली होता है। द मोमेंट शी इज़ 18-19 तो साथ ही वो शुरू हो जाएंगे पेरेंट्स उसको पैनिक करना कि बस जल्दी जल्दी रिश्ता ढूंढो, रिश्ता ढूंढो, रिश्ता ढूंढो। एंड बाय द एज 25 और माइट भी 30, अब तो 30 तक भी आराम से चली जाती है लड़कियाँ। जब तक वो 30 की एज तक पहुँचती है वो इतनी बेजार हो चुकी होती है, वो इतनी रिजेक्शंस ले के उसका ये हाल हो जाता है कि वो दिल करता है कि बस अब मैंने करनी ही नहीं है। बहुत सारी ऐसी क्लाइंट्स मेरे पास आई हैं, देवर लाइक के हमें इतनी रिजेक्शन मिल चुकी है कि हमें अब शादी करनी ही नहीं है, बेहतर है कि हमारे पास कोई और आए, हमें कोई देखे, हमें एवेल्युएट करे, जज करे और हमें दोबारा से रिजेक्ट करके जाए। इससे बेहतर ये है कि हमने शादी करनी ही नहीं है। तो जैसे आपने बात की कि मेरे पास ऐसे क्लाइंट, ऑफ कोर्स आई हैव लॉट ऑफ क्लाइंट्स, पीछे पास में बस बहुत ऐसी क्लाइंट्स रही हैं, करंटली भी ऐसी है। तो अब वही वाली एज है ना कि बात है कि जैसी उसकी एज शी इज यू नो फॉरवर्डिंग टुवर्ड्स 30, तो वो इतनी ज्यादा पैनिक हो चुकी है कि उसको पैनिक अटैक्स भी आते हैं। एज क्या है आपको क्या लगता है कि क्या एज का म्यार है कि असल एक्चुअली एज क्या होनी चाहिए शादी की, और किसको ओवर एज कहा जाता है? मेरा ख्याल से देयर इज नो ओवर एज। मैं आई बिलीव कि देयर इज, जब आप कंफर्टेबल हैं, व्हेन यू आर हैप्पी, व्हेन यू आर सेटिस्फाइड, दैट इज द राइट। अच्छा, मैं चाहूंगी आप यही सवाल जो है ये मिसेस खान से भी डिस्कस करें। आप समझती हैं कि कोई एज नहीं है शादी की? मैं बिल्कुल करना चाहती हूं, लेकिन मिसेस खान से आप आपका दिल मुतमईन है, यू कैन गो फॉर दिस कॉन्ट्रैक्ट। मिसेस खान, आप इस हवाले से बताइए कि लड़की की असल उम्र शादी की क्या है? पीक पे जो शादी का एक नंबर है ना, शादी 21, 20, 23, 24, ये बताएं कि असल उम्र शादी की क्या होनी चाहिए लड़की की, और ओवर एज हम किसे कहते हैं? आई टेल यू, देखिए ओवर एज हो जाती है तो फिर औरतों के दिमागों में बहुत बातें आती हैं। ओवर एज आप किसको कहती हैं? कौन सी उम्र में एक लड़की ओवर एज होती है? कंसीव नहीं कर सकेगी,
ये ओवर एज हो गई, अब इसमें प्रॉब्लम्स आ जाएंगे। औरतें बहुत ऑर्थोडॉक्स होती हैं, अब ये पता नहीं बच्चे पैदा कर सकेगी या नहीं। आफ्टर 30 ये क्वेश्चंस आते हैं। सो 30 इज द मैक्सिमम एज के यू शुड गेट मैरिड। यानी कि 30 के बाद आप ओवर एज हो जाती है और आप एक स्टेटस आपको मिल जाता है, आपकी पढ़ाई वगैरह, आप मैच्योर हो गई होती हैं, एंड इट इज नाउ हाई टाइम दैट यू मस्ट गेट मैरिड। आफ्टर 30 इट बिकम्स डिफिकल्ट, क्योंकि आदमी भी बाय द एज ऑफ 30 शादी कर लेते हैं। माँ भी बहुत ज्यादा कंसर्न होती हैं, बच्चे लड़के भी किसी पोजीशन पर आ जाते हैं पढ़ाई करके, वो भी अब जॉब शुरू कर देते हैं। बाय 30 मैक्सिमम बाय 32 में भी हाय बड़ा हो गया लड़का, इसके लिए लड़की ढूंढो। तो वो एक एज होती है, सर्टेन एज, जहाँ पे लड़के और लड़कियों की शादियां कर देनी चाहिए, वरना वाह वेला बड़ा मचता है कि भाई ये क्या हो गया, अभी तक लड़की की शादी क्यों नहीं हुई, इसकी क्या प्रपोजल्स नहीं आए थे, इसने इतना मना, इतना रिजेक्शन क्यों किया, इसने कॉम्प्रोमाइज, शादी इज कॉम्प्रोमाइज। तो ये बताएं मिसेस खान के जो अर्ली 20s है, 20, 21, 19, 20, 21, 22, 23, वो एज जो है उस एज में तो लड़की पढ़ाई कर रही होती है, तो क्या वो शादी के लिए भी परफेक्ट है? जहाँ बाहर फैमिलीज में, जैसे आप दिल्ली वाले लें, दिल्ली सौदागरान या बड़े बड़े बिजनेसमैन, उनके बच्चे सेटल्ड होते हैं, बिजनेसेस होती हैं, वो 22 साल के बच्चे को 20 साल के बच्चे को देखने लग जाती हैं कि इसकी मिसेस खान शादी। मैं कहती हूँ भाई बच्चियां तो अभी पढ़ रही हैं, 20 साल में कौन सी बच्ची आएगी, 19-20 साल की बच्ची दिखा दें, 18 साल की। मैंने कहा अभी तो वो रजिस्टर्ड ही हार्डली 2-4 होती हैं। तो अभी भी मेरे पास एक बच्चा 20-21 साल का आया हुआ है, देयर इंडस्ट्रियलिस्ट, वो कहते हैं हमारे यहाँ जल्दी शादी हो जाती है, हमारे यहाँ पैसे की कमी नहीं है। तो लेकिन आजकल पैसे वाली बच्चियां भी बहुत अपनी बच्चियों को पढ़ा रहे हैं और वो चाहते हैं कि बच्चियां पढ़ लें, 22-23 साल में शादियां हो। लेकिन लड़कों की भी बहुत जल्दी शादियां आजकल हो रही हैं, मैंने देख रही हूँ। मैं बात करती हूँ कि आप इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं, थोड़ा सा इसको मैच्योर होने दें ताकि वो अपनी फैमिली को टेक केयर करें। तो वहाँ पे नाना नानी दादा दादी का इतना इन्वॉल्वमेंट होता है कि वो कहते हैं कि हम लोग बैठे हैं ना बड़े, तो वी विल टेक केयर ऑफ द चिल्ड्रन, जबकि उनमें अभी इतना उनके अंदर होता ही नहीं है एबिलिटी के वो सारा कुछ मैनेज कर सकें ऑल अलोन बाय देमसेल्फ। बट दे आर इन अ जॉइंट फैमिली सिस्टम। जहाँ जॉइंट फैमिली सिस्टम होता है वहाँ जल्दी शादियाँ होती हैं। जहाँ पे हम लोग अलग अलग रह रहे होते हैं वहाँ इंटरफेरेंस नहीं होती, वहाँ बच्चों को पढ़ने देते हैं, वहाँ आज़ादी होती है, वहाँ लड़कियाँ भी कहती हैं ये दिस इज नॉट द एज, हमने अभी ये पढ़ना है, अभी ये करना है, अभी ये करना है, अभी वो करना है। तो उनकी एज निकल जाती है। जब निकल जाती है तो लड़के इतनी बड़ी उम्र के नहीं मिलते और माएँ जो होती हैं चिक चिक कर रही होती हैं कि भाई यहाँ लड़की स्टैब्लिश बहुत है, कमा बहुत रही है, लेकिन हम क्या करें मिसेस खान, इसकी तो एज इतनी है। तो वो यहाँ पे फिर प्रॉब्लम्स खड़े हो जाते हैं। यंग एज में लड़की पढ़ती हुई हो तो ज्यादा अच्छा होता है, बाद में अगर माँ बाप पढ़ा दें, ससुराल वाले पढ़ा दें, या चलो पढ़ाई कंप्लीट करके बाय द एज दैट 25 वो हर तरह की पढ़ाई में से गुजर चुकी है, अब उसका प्रोफेशनल लाइफ शुरू हो जाती है जो वो अपने घर में आगे जाके कंटिन्यू कर सकती है। तो पेरेंट्स को बहुत केयरफुल होना चाहिए। जी जी मिसेस खान, मुफ्ती साहब भी कुछ ऐड करना चाहते हैं। बाय द एज ऑफ 25 दे शुड गेट मैरिड। 25 इन्होंने बताइए इज द परफेक्ट एज टू गेट मैरिड। 30 इन्होंने बताइए ओवर एज। इसी के साथ साथ हमें अली जंजानी साहब जो एस्ट्रोलॉजर, उन्होंने हमें ऑडियो कॉल पे ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया, वेलकम टू मेरी सहेली। मुफ्ती साहब कुछ बता रहे थे मिसेस खान के जवाब के आगे। जी, मिसेस खान ने अपनी ऑब्जर्वेशन, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है कि वो ज़ाहिर है बैच मेकर रिश्ते करवाती हैं, तो उनके ख्याल में ये एक बेस्ट एज है और वो जो है वो ओवर एज है, 25 और 30 के दरमियान वो कह रही हैं। लेकिन हमारी जो शरीयत है, हमारा जो इस्लाम है, हमें चंद चीज़ों में जो जल्दी करने का हुक्म देता है, उनमें से एक बेटी की शादी के बारे में भी है कि जब बेटी शादी की उम्र में पहुँच जाए और उसका अच्छा रिश्ता आ जाए, उसमें ताख़ीर नहीं करनी चाहिए। और हमने भी, हमारी ऑब्जर्वेशन भी यही है कि जब एज बढ़ती है तो फिर उसके साथ साथ इश्यूज़ क्रिएट होते हैं। अब जब बच्ची की एज बड़ी होती है तो फिर आपको ज़ाहिर है उसी एज का लड़का रिश्ते के लिए मिलता है। अब लड़की की अगर 30 है तो फिर लड़का तो 30 प्लस ही मिलेगा ना। फिर जब डिमांड करेंगे लड़का 25 का या 20 का हो तो ऐसा तो नहीं होता। तो हमारे यहाँ जो है ना जो डिमांड्स की लिस्ट है। अच्छा, नहीं ऐसा हो सकता है कि होता हो कि अगर एक लड़की 30 तक पहुँच गई है तो वो अपने से छोटी उम्र का लड़का तो रेयर केसेस है देखेगी,
वैसे तो आप अपनी मेंटेलिटी और मेंटल कैलिबर के हिसाब से फिर 30 या 35 या 40 ऑनवर्ड्स हमारे यहाँ एज छुपाई भी जाती है, हमारे यहाँ एज छुपाई भी जाती है, ठीक है। तो ये भी जैसे हम बात कर रहे हैं कि जालसाजी नहीं होनी चाहिए, जैसे हमें अपने एसेट्स के बारे में, अपनी माली पोजीशन के बारे में गलत बयानी से काम लेना चाहिए, ऐसे ही अपनी जो हमारी बहनें बेटी हैं उनकी एज के बारे में भी गलत बयानी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हमारा आपसे जानना चाहूंगी, जैसे पुष्पा ने भी आपको मुखातिब किया है कि देखें जिस तरह से मिसेस खान का कहना है कि लड़की 30 से, यानी कि अगर वो डॉक्टर बन रही है तो शादी का ख्याल तो अपने दिल से निकाल दे, क्योंकि तो उसका तो MBBS ही तभी कंप्लीट होता है। तो आप क्या कहती हैं इस बारे में? मैं ये कहती हूँ कि मेरी शादी तो बहुत अर्ली एज में हो गई थी, मतलब मेरी शादी 15 इयर्स में हो गई थी। मेरी शादी को माशाल्लाह 23 इयर्स हो गए हैं माशाल्लाह। और मेरे हस्बैंड ने ही मेरा एडमिशन कराया था, फर्स्ट ईयर में मेरा मैट्रिक का रिजल्ट आया था, ठीक है। और मुझे हाँ, लेकिन और मतलब रेयर केस है, 15 साल की उम्र में एक्सेप्शनल केसेस है। मेरे मैट्रिक का रिजल्ट बाद में आया था और मेरे हस्बैंड ने मेरा खुद एडमिशन करवाया, फर्स्ट ईयर में मैंने ग्रेजुएशन किया। देखो शहरों की बात करें, लेकिन जब आप जाए ना, यू मूव टुवर्ड्स द रिमोट एरिया, इट्स अ वेरी कॉमन प्रैक्टिस। आई नो कि वो तो 12 13 14 ऐसे ही होती है, कामयाबी रहती है शादी। बस हस्बैंड आपका जो है वो मैच्योर होना चाहिए, लड़का मैच्योर होना चाहिए, हस्बैंड मैच्योर होना चाहिए। आपके हस्बैंड से आपका कितना एज गैप है? 14 इयर्स, 14 साल। तो जब आप 15 की थी तो आपके हस्बैंड थे 29 30, उनकी एज बिल्कुल परफेक्ट थी शादी के लिए। लेकिन आपकी एज परफेक्ट नहीं थी शादी के लिए, क्योंकि तमाम औरतों के लिए एग्जांपल नहीं बन सकती, क्योंकि यू वर एक्चुअली अंडर एज। Yes. हाँ, लेकिन वो मतलब मुझे ये लगता है, पहले मुझे लगता था कि मेरी शादी जल्दी क्यों हो गई, लेकिन अब मुझे लगता है जब मैं अपनी सिस्टर्स वगैरह को देखती हूँ, सबको देखती हूँ, तो मैं बहुत अच्छा फील करती हूँ कि बहुत अच्छा हुआ, मेरी शादी बहुत अर्ली एज में हो गई है। माशाल्लाह मेरे बच्चे भी बड़े हो गए हैं। माशाल्लाह मेरा बड़ा बेटा जो है वो यूनिवर्सिटी गोइंग है, IT इंजीनियरिंग कर रहा है, और मेरा जो छोटा बेटा है वो ग्रेड 6 में है। और मैं कहती हूँ मैं बहुत लकी हूँ माशाल्लाह कि मेरे हस्बैंड भी बहुत अच्छे हैं, अल्लाह मियां उनकी लंबी उम्र ये शादी के बाद ही पढ़ती रही है। ऐसे ही हमने अभी CSS का रिजल्ट आया, उसमें एक मैरिज कपल जो है, दोनों मियां बीवी जो है उसमें जो है वो बहुत खूबसूरत बात है, बहुत खूबसूरत बात है। अच्छा, इसी के साथ हमारे साथ अली जंजानी साहब भी मौजूद है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जितने भी लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं, अगर आप कहीं पे रिश्ता करना चाहते हैं, इस किस्म की कोई भी आपके दिमाग में सवाल है, तो आप जंजानी साहब से ऑनलाइन कॉल करके हमें उनसे आप राब्ता कर सकते हैं। जंजानी साहब, आपसे सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगी, आपका रिश्ता किसने करवाया था? टफ क्वेश्चन टू द एस्ट्रोलॉजर। बहुत शुक्रिया आप सबका। मेरा रिश्ता जो है वो मेरी वालदा ने करवाया था। अच्छा। और वालिद साहब ने करवाया था, और फैमिली में ही हुआ था, कजन के साथ शादी हुई, और घर में ही थे, अरेंज थी बचपन या में लव जानते मैरिज थी थे एक आपकी? दूसरे को। और बल्कि अब एक अरेंज मैरिज थी, और अरेंज मैरिज थी, तो लेकिन सितारे देख लिए थे आपने लड़की के पहले? बड़ी अच्छी, जायचा, सितारे, जो है वो निकाह का वक्त? बिल्कुल। हमारी फैमिली में आपको पता है एस्ट्रोलॉजी है, तो उसके बगैर चलते ही नहीं है। कंपैटिबिलिटी, सितारे, ये सारी चीजें जो है वो चेक की गई, और उसके बाद ही आगे सिलसिला है वो चलता है। कि दुनिया को तो हम बताते हैं, तो अपने लिए भी हम इन चीजों से इस्तेफादा हासिल करते रहते हैं इन चीजों पे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। समन साहिबा, आपसे जानना चाहूंगी, जैसे उन्होंने अभी सितारों की भी बात की है, अगर कोई लड़की जो है वो बकौल मिसेस खान के हया और शर्म के पैमाने पर पूरी उतरती है और उसके बाद इसका इस्तिखारा ठीक नहीं आ रहा था, तो ये तो एक अलग ट्रॉमा है। ये तो मुफ्ती साहब से आपको सवाल करना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप इस्तिखारा कर लेते हैं तो फिर उस पे आपको अमल करना बिल्कुल फिर करना आप पड़ता है। लड़की आप जैसी भी है तो फिर या तो इस्तिखारा ना करते, और अब अगर कर लिया है ऐसे ही मुफ्ती साहब जी, इस्तिखारा का जो हदीस मुबारका में तरीका मिलता है, जो आपको खुद से करना होता है, जैसे कि जंजानी साहब शरीफ फरमा है, ये तो आदाद से, नाम से, डेट ऑफ बर्थ से, ऐसे चीज़ों से देखते होंगे। तो हमारे यहाँ जो इस्तिखारा का शरई तरीका या हदीस शरीफ में जो मासूर तरीका बताया जाता है, वो खुद करना होता है। खुद करना होता है, बिल्कुल। और उसके लिए आपने ईशा की नमाज के बाद 2 नफल पढ़ के, और उसके बाद दुआ इस्तिखारा है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्तखीरुका बिइल्मी का, थोड़ी लंबी दुआ है। अगर सारी ना आती हो तो मुख्तसर से ही पढ़ सकते हैं, या अलीमु अल्लिमनी या खबीर अखबीरनी, ये पढ़ के भी सो सकते हैं। तो ख्वाब में जो आपको इशारा मिलता है, उसके बाद फिर आपने फैसला करना होता है कि वो इशारा पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो बिल्कुल जब वो इशारा पॉजिटिव मिले तो फिर अल्लाह के भरोसे पे करना चाहिए इसमें। लेकिन अगर आप तब भी बैक ऑफ कर दें, इस्तिखारा अच्छा निकले लेकिन आपका नहीं दिल मान रहा, वैसे ही कुछ और आपकी कंपैटिबिलिटीज नहीं मैच कर, तो मेरे ख्याल से इस पे कंपलसेशन तो नहीं है। सेकंड रिश्ता तो उसका इस्तिखारा कर लें। बिल्कुल। यही हो सकता है। इस्तिखारा मिसेस खान भी हमारे साथ कॉल पर मौजूद हैं। मिसेस खान, आपसे जानना चाहूंगी, कितने ऐसे केसेस आते हैं कि मिसेस खान होते हैं? मेरे ख्याल से कॉल जो है वो हमारी इंटरप्ट हो गई है।
जंजानी साहब, आपसे जानना चाहूंगी, आपके पास कितने लोग आते हैं जो इस्तिखारों की तरफ जाते हैं, रिश्ता आ गया, जुड़ गया और फिर इस्तिखारा ठीक नहीं आया तो एक अच्छा भला बनता बनाया रिश्ता जो है वो तोड़ दिया जाता है? बल्कि एक और चीज़, इस्तिखारा ठीक निकले, आपके इल्म के मुताबिक कंपैटिबिलिटी नहीं है, या आपके इल्म के मुताबिक कंपैटिबिलिटी है और इस्तिखारा गलत, इस्तिखारा मतलब ठीक नहीं निकला, तो कभी ऐसा कोई केस आपके पास आया है? अच्छा, ऐसा है कि यहाँ पे ये देखना बड़ा इम्पोर्टेंट होता है कि अगर आप अपने जीवन साथी का इंतखाब कर रहे हैं, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है, हमारा जो असल काम होता है, हमने ये नहीं देखना होता है एस्ट्रोलॉजी के अंदर कि दोनों एक दूसरे के लिए शादी के लिए कैसे हैं। हमने ये असल में देखना होता है कि बाद की जिंदगी इनकी कैसे गुजरेगी, कि एक दूसरे को ये किस तरह से इंस्पायर करेंगे, कि अपने आप को किस तरह से खुश रख सकते हैं, दोनों का ट्रस्ट लेवल क्या होगा, दोनों की ओपन कम्युनिकेशन क्या होगी, गुस्सा ना हो, प्राइड ना हो, कि ये फिक्र ना हो कि वो कितना कमाता है या वो कितनी कमाती है, या एक दूसरे के लिए दरगुजर कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन क्या है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम देखते हैं कि आपस में इनकी मोहब्बत कितनी है, प्यार कितना होगा। क्योंकि मोस्टली हाँ, मेरे पास जो केसेस आते हैं जो खराब हो जाते हैं, होता ये है कि दोनों मियाँ बीवी की कंपैटिबिलिटी तो बहुत अच्छी होती है, हर चीज से आपने देखभाल के किया होता है, बट मोस्टली ये होता है कि आपके फैमिली में कोई एक ऐसा इशू खड़ा हो जाता है जिसकी वजह से लड़का और लड़की दोनों में इख्तलाफात पैदा होना शुरू हो जाते हैं और वो अपनी चीजों से स्टेप डाउन नहीं करते। इसके लिए एस्ट्रोलॉजी सबसे बेहतरीन टूल है कि जो हमें गाइड करती है कि अगर आप अपनी शादी को अंजाम देने जा रहे हैं तो आप किसी ऐसे वक्त का, नेक वक्त का इंतखाब कर लें जिसके अंदर जो छोटे मोटे इश्यूज हैं हम उनको बैलेंस कर सकते हैं। मोस्टली केसेस में होता है कि एक लड़का बहुत अच्छा काम कर रहा था, लेकिन शादी हुई, अचानक उसका बिजनेस खत्म, उसका कारोबार खत्म, बेचारी लड़की पे एलिगेशन लग जाता है कि तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हो गया। अब वो लड़का कहीं ना कहीं अपनी किसी खराबी से गुजर रहा होता है और इल्जाम जो है वो लड़की पे लग जाता है, या सेम केस जो है वो एक खातून के साथ होता है कि वो कहीं पे जॉब कर रही है, शादी होती है, उसकी जॉब खत्म हो जाती है, तो इल्जामात शुरू हो जाते हैं, आर्गुमेंट शुरू हो जाते हैं। तो हमारा ये काम होता है कि हमने इन चीजों को बैलेंस करना है कि बाद में किसी भी हवाले से कोई प्रॉब्लम जो है वो ना आए। बहुत सी कंपैटिबिलिटी 0% मेरे पास आती हैं, लेकिन अगर अच्छे टाइम पे उनका निकाह हो जाए तो सारी जिंदगी वो बहुत अच्छे तरीके से गुजारा करते हैं। और फिर एक नसीब जब आपके साथ आके अटैच होता है कि आप जब तक अपने वालिदैन के जेर कफालत थे, आपको जिंदगी में जब तक आप पैरों पे खड़े नहीं हुए, जो आपका नसीब था वो आपके वालिदैन के थ्रू आपको मिलता है। इसी तरह शादी के बाद जब एक नसीब अटैच होता है तो जो लड़का और लड़की के नसीब में होगा वो दोनों चीजें आपस में शेयर होती हैं, दोनों को मिलती हैं, गमी है, खुशी है, पैसा है, दौलत है, औलाद की खुशी है, घर है, गाड़ी है। तो वो दोनों का जब नसीब आपस में मिलता है तो चीजें बेहतर भी होती हैं और चीजें खराब भी होती हैं। जो आजकल हमारा ट्रेंड चल रहा है कि हम शादी से पहले बहुत कुछ देखते हैं, 90% केसेस में मैंने ये देखा है कि बहुत देखभाल के किया, लव मैरिज थी, पसंद की शादी थी, कॉलेज में पढ़ते थे, बचपन से जानते थे, लेकिन बाद में हुआ क्या कि खाला की बेटी थी, अब बहनें भी नहीं मिल रही आपस में, इख्तलाफात होना शुरू हो जाते हैं कि मिसमैच हो जाता है। तो जहां पे इतने अखराजात आप लोग करते हैं तो मेरा ख्याल है कि किसी भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को भी कंसल्ट कर लेना चाहिए कि क्या शादी के बाद हम एक दूसरे के लिए भी बेहतर हैं या नहीं हैं। कई दफा ऐसा होता है कि दूसरे की खराबी ना हो, आपकी अपनी खराबी की वजह से दूसरा शख्स खराब हो जाता है। तो ये चीजें भी देखना बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। जो एस्ट्रोलॉजी के अंदर एक प्लैनेट है मून, उसको हम देखते हैं जो सिग्निफिकेटर है फीलिंग्स का, इमोशंस का, जज्बात का, कि जब हम किसी का भी मैच करते हैं तो सबसे पहले मून की पोजीशन देखते हैं कि मून अच्छी पोजीशन पे होगा तो वो दूसरे के एहसास को समझने के काबिल होगा। अगर मून खराब होगा तो फिर आप दूसरों की फीलिंग नहीं समझेंगे और अपनी जो भी आपकी फीलिंग होगी, अच्छी या बुरी, आप वो दूसरों को कन्वे करना शुरू कर देंगे। तो इसी तरह एस्ट्रोलॉजी जो है बेहतरीन टूल है, इस्तिखारा भी बेहतरीन टूल है, मैच मेकिंग एस्ट्रोलॉजी के थ्रू भी अगर आप करें तो उससे भी आपको बेहतरीन नताइज मिलते हैं कि हम 90% केसेस को बेहतर करने में कामयाब हो चुके हैं इसके अंदर।
बिल्कुल बहुत बहुत सही, शुक्रिया बिल्कुल आपका। मीरा, एक बात बताएं, आप भी जायचा निकलवाएंगे जब आपकी शादी होने वाली होगी? जंजानी साहब की बातों से तो मैं मोटिवेट ज़रूर हो रही हूँ, लेकिन मैं एक बात सोच रही हूँ मुफ्ती साहब कि आप देखें कि जैसे कहा जाता है कि जो रिस्क है वो औरत के नसीब का है, औलाद जो है वो मर्द के नसीब की है। और अगर कोई लड़की शादी करती है और उसका शौहर जो है वो हालात उसके ख़राब हो जाते हैं, तो क्या वो लड़की मनहूस है? हमारे यहाँ कुछ चीज़ें जो है ना, ऐसे ये सेल्फ कहा जो है जाता वो है, ऐसा कहा बताई जाता है जाती ना, हैं। लड़की के ऐसा नसीब ही से, बोला जाता है। औलाद मर्द के नसीब ऐसा से। नहीं है। दोनों का इंसान अभी बच्चा अभी माँ के पेट में होता है, जिसे बारका में आता है कि बच्चे को अभी जब उसके आके जिस्म में रूह डाली जाती है तो उसी वक्त जो है वो उसका रिस्क लिख दिया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो है वो रिस्क जो है वो औरत के नसीब का होता है, खावंद के नसीब का रिस्क भी होता है। ऐसे ही, और ये बात भी नहीं है कि औलाद सिर्फ मर्द के नसीब की होती है। औलाद के मामले में भी दोनों का अपने अपने नसीब हैं, और रिस्क के मामले में भी दोनों के अपने अपने नसीब हैं। तो ये जो हमारे यहाँ समझ लिया जाता है कि इस औरत के आने से घर में जो खुदा न खास्ता इसका आना जो है वो मनहूस हुआ है, ये भी हमारा हिंदुआना कल्चर है। इस्लाम ऐसी जो है वो बात जो है वो उसकी हौसला अफजाई नहीं करता। कई मैंने देखा है कि कई ऐसी डिवोर्सेज हुई हैं इस बात पर कि लड़की आई है तो हालात ही ख़राब होते जा रहे हैं और लड़की के लिए नफरत पैदा हो जाती है। जी, तो ये खुद साख्ता हमारी बातें और हमारे कंसेप्शन हैं जो हमने हमारे हमसाया मुल्क से हिंदुआना कल्चर से लिए हुए हैं। ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मुफ्ती साहब, ये कुछ ऐसी बातें हैं जो कि हमने अडॉप्ट की हैं और हमारी जो इस्लामिक वैल्यूज इसका हिस्सा बिल्कुल भी नहीं है। इसी के साथ अभी कॉलर ऐड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कॉलर ड्रॉप हो गया। जी, मुझे ये बताइए, मैं जब बात करती हूँ राबिया आपसे और समन आप भी ऑब्वियसली सबसे, ये बताइए जब हम बात करते हैं लड़की के इसी रिश्ता कल्चर के हवाले से, तो आपको क्या लगता है कि जब ये बात करते हैं कि रिस्क जो है लड़की के नसीब से आता है और अगर एकदम से हालात चेंज हो जाए तो ये भी एक वजूहत है, लेकिन इसके साथ साथ ये जो रिश्ता कल्चर अब बना हुआ है, आप इसके हवाले से क्या कहेंगे कि क्या चेंजेस जो हमने अपनी सोसाइटी में अडॉप्ट कर लिए उसको रिमूव किया जाए? रिमूव तो बहुत कुछ किया जाए, ठीक है। जैसे मुफ्ती साहब ने कहा है कि दोनों का रिस्क जो है ना वो उसमें मैटर करता है और वो दोनों की तरफ से आता है, एक की तरफ से मतलब नहीं रिश्ता आता। करते हुए हम किन चीज़ों का ख्याल रखें इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू? अच्छा, एक चीज़ जो है ना मैं यहाँ पे पॉइंट आउट करूँगी, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना वो ये है कि आप ख्याल रखें रिश्ता करते वक्त कि क्या लड़की को लड़का पसंद है, क्या लड़के को या लड़की को पसंद है, ठीक है। कंसेंट लेना बहुत जरूरी होता है। यूजुअली सिर्फ मैच मेकिंग फैमिलीज टू फैमिलीज ही होती हैं। अरेंज मैरिजेस में इट हैज बीन वेरी कॉमन, लेकिन ये लव मैरिजेस में क्योंकि कॉमन नहीं होता, वो ऑलरेडी पसंद कर चुके होते हैं। लेकिन अरेंज मैरिजेस में ये चीज़ बहुत कॉमन है कि क्या लड़के को लड़की पसंद नहीं होती है, लड़की को लड़का पसंद नहीं होता, जबरदस्ती शादियां हो जाती हैं एंड देन दे एक्सपेक्ट, फैमिलीज एक्सपेक्ट कि वो बहुत अच्छे तरीके से प्यार मोहब्बत। जबकि कहा जाता है कि लड़का जो है वो ड्राइविंग सीट पर होता है, वो चाहे करेगा वो ना करेगा। इसमें मैं एक बात बिल्कुल आपकी बात से एग्री करता हूँ कि इसमें अगर वो लड़का या लड़की इन दोनों में से कोई एक दूसरे को पसंद नहीं होता तो वो रिश्ते के वक्त ही इनकार क्यों नहीं करते, एंगेजमेंट के वक्त पे इनकार क्यों नहीं करते, शादी के बाद क्यों बताते हैं? फैमिली प्रेशर्स होते हैं ना। माँ अगर बेटी ऐसा मैंने बहुत लड़की की से नहीं होती रिश्तों में, लड़के की फिर भी से है, बिल्कुल वो अपने आप को समझता है कि आई एम दी बहुत सारे केसेस जानती इन दिस रिगार्ड में। हां, तो फिर निभा के दिखाएं, पे शादी के बाद क्यों बताते हैं कि मुझे तुम पसंद नहीं थी? अच्छा, इसके ऊपर हम डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। अभी हमारे साथ एक कॉलर है, कतई कलामी की माजरत चाहती हूं। अभी एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके साथ अभी कंटिन्यू करती हूं। सायरा बात कर रही हूं कराची से। जी, थोड़ा सा लाउड बोलिएगा। जी, सायरा बात कर रही हूं कराची से। जी, सायरा बताएं। जो रिश्ते वाले होते हैं जब घर रिश्ता देखने आते हैं तो रिश्ता मतलब घर देखकर ही रिजेक्ट कर देते हैं आजकल तो। लेकिन जो हमारे प्रोफाइल्स बनते हैं रिश्ते के लिए, लोग उसी को देख के रिजेक्ट कर देते हैं और उसमें डिमांड्स भी इतनी होती हैं कि लड़की स्लिम हो, एजुकेशन अच्छी हो, खाना बनाना आता हो या जॉब भी करती हो। तो मेरा सवाल ये है कि अब हर कोई इतना परफेक्ट नहीं हो सकता, तो इन सारी चीज़ों को कैसे टैकल किया जा सकता है? ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। जी, कंटिन्यू कीजिए। देखिए, इन्होंने सवाल भी बहुत अच्छा पुट किया है कि अब इतनी डिमांड्स हैं और उसके बाद जिस तरह के मिसेस खान ने जो बताया कि ये भी हो, रोटी गोल हो, तहजीब हो, नजरों में शर्म हो, और इन्होंने कहा है कि घर देखकर भी, हाँ, कि घर वो कुछ देखिए ना देखिए, घर देख के रिजेक्ट कर देते हैं। लोग सिर्फ कई दफा अपना घर चेंज इसलिए करते हैं बिकॉज उन्होंने रिश्ते देखने होते हैं। अच्छा, ये भी एक ट्रेंड है कि घर चेंज करते हैं लोग रिश्तों के लिए। रिश्तों के लिए
क्योंकि वो कहते हैं जी कि हमारा घर अगर थोड़ा सा उसमें हालात में होगा, कुछ बुरे हालात में होगा, तो लोग रिश्ते अच्छे रिश्ते नहीं आएंगे और लोग रिश्ता करेंगे नहीं। ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस है पाकिस्तान के अंदर। जब गलियों वाले उठ के ज़रा अच्छे रोड्स वाले उसमें आ जाते हैं, घरों में आ जाते हैं, रेंट पे ले लेते हैं, ये एट टाइम्स ये नहीं बताते कि ये घर रेंट पे हमने लिया, वो बताते कि हमारा घर है। देन फाइनली आफ्टरवर्ड्स, जिस तरह मुफ्ती साहब ने कहा कि झूठ बहुत बोला जाता है, कि वो कहते हैं कि जी ये शादी के बाद बताते हैं कि जी घर हमारा नहीं था। और ये लड़कों में और लड़कियों में दोनों साइड पे ये झूठ बोला जाता है, क्योंकि लड़कियों के अच्छे रिश्ते नहीं आते और लड़कों का ये होता है कि अच्छा रिश्ता उनको लड़की का नहीं मिलता, क्योंकि ऑफ कोर्स वो भी देखते हैं कि लड़के के पास क्या क्या स्टेबल होना और अपने आप को दिखाना जरूरी है। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? देखो, मुझे इस हवाले से जो बात कही गई है, मुझे ये 100% ये हो रहा है कि आप लोगों के प्रोफाइल का अंदाजा उनकी पर्सनालिटी से बाद में लगाते हैं, पहले आप देखते हैं घर कैसा है। ऐसे ही है। और आप नॉर्मली केसेस में ये भी देखने को आया कि पहले जाकर घर देख आते हैं बाहर बाहर से इलाका कि वाकई हमारी कंपैटिबिलिटी होगी, क्योंकि समहाउ वो गलत नहीं भी होते। क्योंकि कई बार कहा जाता है कि घरों में रहने वाले जो होते हैं ना, उनका मयार क्या होता है, उनकी ज़हनियत क्या होती है, वो उनके रहन सहन से पता चल जाती है। तो फिर कंपैटिबिलिटी देखना कहीं ना कहीं तो मुझे लगता है कि बेहतर होता है। जैसा आपने पहले बात की कि अपने जैसे लोगों में अपने आ जाए, तरक्की करना सबका हक है और सबको करनी भी चाहिए। ग्रूम करें, अगर आपको लगता है कि आप वेल ग्रूम्ड होंगे तो रिश्ता अच्छा होगा, तो इसमें कोई ममानत भी नहीं है। आपको अपने बारे में अच्छा सोचने का हक है। अच्छी बात है, आप तरक्की करें। तो मुझे तो लगता है बहुत अच्छी बात है, लेकिन झूठ की बेस पे हमारी लड़कियां झूठ ऐड ना करें। इतनी प्रेजेंटेबल, इतनी लायक, इतनी कामयाब लड़कियां आज घरों की वजह से बैठी हुई हैं। क्यों? क्योंकि माँ बाप कहते हैं मेरी एक एसोसिएशन है अंदरून शहर से, मेरी एक एसोसिएशन है इस मोहल्ले से, मैंने नहीं निकलना। तो क्या हो गया, उनके उस चीज को ना कल को बेटियां और बेटे समझते कि जुल्म था, इन्होंने हमारे खातिर अपने आप को चेंज नहीं किया। बड़े बड़े अदारों में लड़कियां काम कर रही हैं, अच्छा कमाती हैं, अफोर्ड कर सकती हैं, वो चाहती है माँ बाप वहां से निकले, हम किराया दे देंगे भाई। वो कहते हैं नहीं, हमारी एसोसिएशन राइट। तो मुझे लगता है जब आप रिश्ता करने जा रहे हैं तो सिर्फ लड़की को छोड़ दें, सोसाइटी का प्रेशर घर वालों पे बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आमना है और साहिवाल से मैं बात कर रही हूँ। मेरा सवाल ये है कि 2 साल से रिश्ता परेड घर पे चल रही है, समोसा पार्टी होती है, लोग आते हैं मुझे देख के चले जाते हैं, लेकिन अभी तक कोई बात नहीं बन पाती। इसकी वजह से मेरा जो मेंटल लेवल है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुका है, मैं डिप्रेशन में जा रही हूँ। मुझे अब समझ नहीं आता कि मैं इस चीज़ को कैसे फेस करूँ, क्योंकि अभी तक भी मेरे पेरेंट्स मेरे रिश्ता ढूंढ रहे हैं, लेकिन मुझे कोई कामयाबी नहीं मिली अभी तक। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। मैं बात करना चाहती ये बताइए आप, ये जो उन्होंने बात की कॉलर ने की है ना, मैं उस दौर से गुजरी हूँ। ये मैं अपनी शादी से पहले की बात बता रही हूँ। बचपन से मैं फिजिक में काफी हेल्दी थी, मेरा कलर कॉम्प्लेक्शन भी टैन था मेरे बाकी 3 बहन भाइयों से। जी जी। और मेरे फिजिक इश्यूज थे, और हर एक की फिजिक अल्लाह ताला ने दी हुई है। आप एक लिमिट तक उसको कम कर सकते हैं, बहुत नहीं कर सकते। ठीक है, मुझे बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म का सामना रहा है एज इमेज कंसल्टेंट भी। मैं जब बात करती हूँ ना पर्सनालिटी ग्रूमिंग की, तो मुझे मेरी वीडियोस के नीचे ये भी कमेंट्स आ रहे होते हैं, हमारे व्यूअर्स कह रहे थे अपनी आंखें देखो, अपनी फिजिक देखो। भाई ये मेरा मेडिकल इशू है, मैं उसको इन्हांस कर सकती हूँ, बेटर कर सकती हूँ मेकअप की हेल्प से, कपड़ों की हेल्प से। लेकिन ये दौर मैंने गुजारा है, इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल मैं बताऊँ सोसाइटी प्रेशर में पेरेंट्स का रोल है। जब आपके घर बच्चा देखने या बच्ची देखने आ रहे हैं ना, मेरी अम्मा क्या करती थी, मैं शायद डिप्रेशन में इसलिए नहीं गई, आई गॉट मैरिड एट द एज ऑफ 36। मेरी शादी 36 ईयर्स की एज में हुई और मेरी शादी को अब 4 साल होने वाले हैं। मेरे घर तक रिश्ता आता ही नहीं था। रीज़न ये थी कि मेरी अम्मा उनको बड़े प्यारे तरीके से बताती थी कि देखें जी मेरी बेटी ना बहुत हेल्दी है, ओवरवेट है, उसका कॉम्प्लेक्शन भी बहुत फेयर नहीं है, वो बहुत लायक है, बहुत काबिल है, वो जॉब करती है, वो मीडिया में काम करती है। तो कई लोगों को लगता था कि मीडिया में काम करने वाले तो वैसे ही बड़े बोल्ड और ब्रॉड माइंडेड होते हैं, तो कई रिजेक्शन इस वजह से हो जाती थी। और कई लोगों को जब मेरी माँ कहती थी ना कि अगर आपने आना है तो मोस्ट वेलकम, लेकिन आप मेरी बेटी को इस बेस पे रिजेक्ट नहीं करेंगे कि वो मोटी है या वो उसका कद छोटा है या उसका रंग काला है। आपको मैंने पहले बता दिया है, ये हमारी फैमिली बैकग्राउंड है, हमारी फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छी है, हम अच्छे एरिया में रहते हैं, मेरे सारे बच्चे वेल एजुकेटेड हैं, साइड इफेक्ट्स नहीं है, सोच कर आइएगा
तो क्या होता था, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाता था कि मेरी माँ ने मुझे प्रोटेक्ट कर दिया है, अब कोई आएगा तो वो इस बेस पे मुझे रिजेक्ट नहीं करेगा। बिल्कुल। सो मुझे लगता है माँ बाप को पहले खुलकर बात करनी चाहिए, उनको बताना चाहिए ये पिक्चर है मेरी बेटी की, देख लें, एक्सेप्ट करके मेरे घर आइएगा, बजाय कि मैं यहाँ पे टेबलें लगाऊं। ऐसे ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए हैं जिंदगी में कि मेरी वालदा ने बता दिया और लोग आए, और वो आते हुए क्या देख रहे हैं कि आप कोई और रिश्ता बताएं अगर आपके पास है। भाई आप बेटी देखने आए हैं और आप उसकी वालदा को कह रहे हैं कि नहीं, और उन्होंने पिक्चर देख ली हुई थी, उनको पता था कि मैं कैसी दिखती हूँ, मैं कौन हूँ, मैं मीडिया में काम करती बस थी, ऐसे टाइम पास के लिए विजिट करने आ जाते हैं। तो वो बस मेरी अम्मा की आदत थी टेबल लगाने की, खाने। तो हम फिर एक टाइम आया तो हमने अपनी माँ को कहा कि यार ये अब एक्सट्रीम होना शुरू हो गया, ये अब एक्सट्रीम होना शुरू हो गया। तो जो जिस एज में शादी होनी थी ना, मैंने सोचा भी नहीं था और उसमें हो गई। बिल्कुल। लेकिन ये बात भी तो है ना समन के सबके पेरेंट्स एक तो इतने सपोर्टिव नहीं होते हाँ, ठीक ये भी है, बात है। और सेकंडली बात है कि पेरेंट्स इटसेल्फ भी बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि हाय हमारी बेटी की शादी क्यों नहीं हो रही। वो बेसिकली खुद भी पैनिक हो रहे होते हैं, वो बेटी को मजीद पैनिक कर रहे होते हैं। ये जो कोऑपरेटिव माँ बाप है ना, उनके ऊपर भी ये दौर आता है कभी कभी, वो भी और आपने देखा ना कि टफ मिसेस खान ने तो लेबल लगा दिया कि 30 इज ओवर एज। फिर तो सुनो मेरी शादी नहीं होनी चाहिए थी। फनी बात तो ये है कि हमारे यंगस्टर्स भी सोचना शुरू हो गए हैं कि 30 इज ओवर एज। हालांकि आप देखें मुफ्ती साहब, ये बात आपको करनी चाहिए थी, मुझे नहीं करनी चाहिए थी कि हज़रत खतीजा ने भी 40 साल की एज में शादी की थी, ठीक है। तो मतलब ये डिस्करेज नहीं की जाती हमारे इस्लाम में। अगर आपको उस टाइम अगर अच्छा पार्टनर मिल रहा है तो व्हाई नॉट, मतलब देयर इज नो सारी एग्जांपल्स हैं अपने से बड़ी उम्र की औरत से। लेकिन आप ये देखिए कॉलर ने ये भी बताया हमने बनाए हैं ना कि 2 साल कंसेक्टिव उनके पास रिश्ते आ रहे हैं, लेकिन इसकी वजह से उनकी मेंटल हेल्थ भी डिप्रेशन में जा रही है, डिप्रेशन में जा रही है। रिजेक्शन की वजह से ना, जैसे मैंने आप कहा, इस बारे में rejection इसके जो है- बावजूद कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है बेवा से शादी करना ऐसे ही, लेकिन इसके बावजूद हमारे माशरे में बेवा और मुतल्लिका से शादी करना जो है वो बड़ा Discourage किया जो है वो जाता है। समझ जाता है। और जो है ना ये हमारे माशरे में एक बड़ा मसला है, ये भी एक हमारी सोसाइटी का स्टिग्मा क्रिएट कर दिया जाता है। और ऐसे ही तलाक की जो रेशो बढ़ रही है, इसकी कुछ वजह तो जैसे यहाँ पे बात हुई कि हमारे यहाँ जो है वो कुछ ना बाकी वजूहात भी हैं, कुछ बहुत ज़्यादा ग्रीन गार्डन्स दिखा दी जाते हैं और उनकी तवक्कुआत एक्सपेक्टेशन जो है वो बहुत बढ़ा दी जाती हैं। अब जब शादी के बाद उनकी वो तवक्कुआत और एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हो रही होती, तो ये भी एक वजह बनती है जो है वो घर टूटने की और बिखरने की। और ऐसे ही जो है वो एक दूसरे को बर्दाश्त करने का जो इशू है ये ख़त्म होते जा रहे हैं हमारे माशरे में। कल्चर में एक दूसरे को बर्दाश्त करने की जो है वो फ़ज़ा ही नहीं क्रिएट की जा रही। तो मैं समझता हूँ कि शादी में कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। आप जब किसी को अडॉप्ट करते हैं तो उसकी खूबियों और खामियों समेत करते हैं। ये कैसे हो सकता है कि इंसान में सिर्फ खूबियां हो, खामियां ना हो? ये खत्म हो रहा है। इस वजह से तो अच्छाइयों बुराइयों के साथ करना है। लेकिन अब ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, बेसिकली ये जब खत्म हो रहा है ना, तो हमारी लड़ाइयाँ बढ़ रही हैं, डिवोर्स रेट ज्यादा हो रही हैं। वो कहते हैं कि नहीं बस अच्छाइयों के साथ एक्सेप्ट करें, बुराई कोई ना है। ऐसा हो नहीं सकता, अल्लाह ताला ने और आप खुद जो है आपको भी लाजमी सारी अच्छाइयाँ हों, बुराइयाँ भी होंगी। और वो बेटी ने जिसने कॉल की अभी के रिश्ते में रिजेक्शन की वजह से वो परेशान है, मैं उनको वजीफा देना चाहता हूँ पढ़ने के लिए। तो इंशाल्लाह शादी में आसानी भी होगी और वो जो उनके डिप्रेस हो रही हैं वो भी चीज़ें उनकी बेहतर होंगी। तो वो उनसे गुजारिश है एक तो नमाज की पाबंदी करें और रोज़ाना 3 तस्बीह जो है वो अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ, या अल्लाह, या मुसव्विरु, या जामिउ, या वकीलु, या अल्लाह, या मुसव्विरु, या जामिउ, या वकीलु 303 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ ये वजीफ़ा करें। 40 दिन ये वजीफ़ा करें, इंशाल्लाह इसकी बरक़ात उन्हें मिलेंगी। और नमाज की पाबंदी के साथ अगर तहज्जुद भी पढ़ सकें तो वो बड़ा लाडला टाइम होता है अल्लाह ताला से अपनी बात को मनवाने का। तो उस टाइम पे अपने रब के हुज़ूर दुआ करें, यकीनन अल्लाह ताला उनको अच्छे नसीब करेगा, अच्छा रिश्ता देगा इंशाल्लाह। और मुफ्ती साहब यहाँ पर एक बड़ी अच्छी बात कहना चाहूँगी जो मुझे मेरे बड़ों ने सिखाई थी। वो कहते थे कि इंसान वो डिप्रेशन में कभी नहीं जाता जिसको अल्लाह पर भरोसा होता है। तो आपका अगर अल्लाह पर ईमान है और आपको पता है जो होना होगा होगा, जिस तरह शादी आपके नसीब में है या नहीं है, उसी तरह बच्चे भी आपके नसीब में है या नहीं, अल्लाह जानता है। किसी भी एज में आपकी शादी हो सकती है, किसी भी एज में आपके बच्चे हो सकते हैं। हमारे पास एग्जांपल्स हैं। तो अल्लाह के ऊपर जो भरोसा है ना, उसको नहीं तोड़ना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। राबिया, मैं आपसे काफी देर से सवाल करना चाह रही थी कि जिस तरह इन्होंने भी कहा है, अब कुछ बच्चियां ऐसी, जैसे अभी इस बच्ची की कॉल आई है कि वो इस स्पेसिफिक रीजन की वजह से डिप्रेशन में है, और ऐसी सिचुएशन में आपका शायद मुझे बहुत से लोग गलत समझे, लेकिन आपका नमाज भी पढ़ने का दिल नहीं करता, आपका हर चीज से तबार, डिप्रेस्ड और डिप्रेशन में आपका दिल नहीं करता नमाज पढ़ने को, ठीक है। मतलब मैं खुद एक साइकोलॉजिस्ट हूँ और मैं बहुत बार डिप्रेशन से गुजरी हूँ।
तो आपका दिल नहीं करता, आपका दिल बात करने को नहीं करता किसी से, आप डिप्रेस हो जाते हैं। बिल्कुल आपने ठीक बात की, लेकिन उम्मीद रखें बेहतरीन होगा इंशाल्लाह। कॉल अटेंशन डाइवर्ट की जा सकती है। एक कॉलर ऐड करते जी मीरा जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जी फरमाएं। जी मैं अनीहा बात कर रही हूँ, मुझे अमारा शितार से बात करनी थी। जी 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 फरमाइए। हेलो जी जी। जी हमारा शितार, मैं आपकी ना बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, मैं आपका मेकअप देखती हूँ, बहुत अच्छे आप मेकअप करती हैं। तो कभी ऐसा हुआ है किसी के रिश्ते वाले आए हों तो वो आपके सैलून में तैयार होने आई हूँ? जी बिल्कुल ऐसे होता है, हमारे पास आते हैं समटाइम ऐसे क्लाइंट्स, बल्कि इवन दो उनकी पेरेंट्स मदर साथ लेके आती हैं कि हमारी बेटी की ग्रूमिंग अच्छी होनी चाहिए। और बहुत ज़्यादा यही कि जो लोग रिजेक्ट करके चले जाते हैं, इसी वजह से लोग अब सैलून्स का रुख कर रहे हैं, अपनी ग्रूमिंग ज़्यादा कर रहे हैं कि शायद बच्ची अच्छी नज़र आएगी तो जो देखने आ रहे हैं वो उसको मतलब सेलेक्ट कर लें। मतलब एक शो पीस बना के रख दिया है, बोटॉक्स की दुकान बना दी है। बिल्कुल एक शो पीस बना के रख दिया है। और आप देखें कि अगर आप शो पीस इस तरह से किसी को दिखा रहे हैं, कर रहे हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि आप इतना रेडी होके, हालांकि मैं ब्यूटिशियन हूँ लेकिन मैं फिर भी रेकमेंड नहीं करूंगी कि आप मेकअप करके बैठ जाएं जब आपका रिश्ता देखने आए। ठीक है, आप बाल बनवा लें, ब्लो ड्राई कर लें, बस नीट हो जाए, मेकअप नहीं आपको करना चाहिए। आजकल लड़कियां मेकअप करवा के जा रही हैं, आप बिलीव करें, आंखें बनाएं। बिल्कुल सही, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, लेकिन मुझे ये बताएं कि एक दिन पहले ही ग्रूम होना है, आप नॉर्मल रहे, आप जो है वही रहे, आप शुरू से ग्रूम, आप इतनी प्रोटोकॉल की दे रहे सामने वाले ख्याल को, रखें अपना, जिससे हाइजीन से ही नॉर्मल खूबसूरती निकलती है। अब कुछ लोगों का ये भी कॉन्सेप्ट होता है कि जी हालांकि वो अमेरिका में उनके बेटे सेटल हैं, वहाँ पे उन्होंने स्टडी किया है, वो कहती हैं कि जी मैं रिश्ता देखने के लिए गई थी अपने बेटे का, लड़की बहुत मॉडर्न थी, ठीक है, उसने पहनी तो शलवार सूट थी लेकिन उसने दुपट्टा नहीं लिया हुआ था। तो मेरा बहुत दिल हुआ कि मतलब देखो ना, इसको सेंस ही नहीं है कि अगर मेरा कोई रिश्ता देखने आया तो मैं फर्स्ट टाइम उनसे मिल रही हूँ तो मैंने दुपट्टा नहीं लिया हुआ। मतलब आपने इस चीज से उसको रिजेक्ट कर दिया, जज कर दिया, जबकि ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। आप खुद देखें कि आपके बच्चे वहां पे रह रहे हैं, अमेरिका में रह रहे हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी आप ये डिजर्व करें कि जो मैं उनके लिए रिश्ता देखने जाऊं, वो लड़की जो है उसने दुपट्टा भी लिया हो, चाहे सर पे ना लिया हो लेकिन एटलीस्ट शोल्डर पे रखा हो। शायद उनकी एक्सपेक्टेशन अपने पाकिस्तानी वैल्यूज के हिसाब से हो, वो ठीक है, लेकिन देखिए आप रिश्ता कैसे रिजेक्ट कर सकती हैं एक दुपट्टे की वजह से। वैसे कितना तैयार होना चाहिए, मतलब क्या इसकी सीक्वेंस क्या है कि आप किस तरह से अपने आप को प्रिपेयर करें? बस अपनी एक अच्छी सी क्लिनजिंग की और बीबी क्रीम लगा लें, ठीक है, आजकल आपको पता है लड़कियां टिंट वगैरह यूज करती हैं, वो कर लें, बाल अच्छे बने हो, बस दैट्स इट। इतना ज्यादा मेकअप करके नहीं बैठना चाहिए। 3 पीस सर पर बट्टा ले, क्या करें, चाय भी पेश करें, क्या पर्सनैलिटी है उनको वैसे ही रहना चाहिए, ठीक है, उन्हें शो ऑफ नहीं करना चाहिए कि वो पैंट शर्ट पहन के बैठ, अगर वो टी शर्ट्स जीन्स यूज करती हैं वो वैसे ही रहें। आजकल तो लड़कियां प्लेन शर्ट्स ट्राउजर वो भी अच्छे लगते हैं, मतलब जैसे वो रहती हैं, जैसे वो रहती हैं उन्हें वैसे ही शो ऑफ करना चाहिए। अगर वो उस टाइम पे देख लें कि अच्छा ये भी बहुत काउंट करता है कि जो फैमिली आ रही है वो कैसी है, इतना तो आपको आइडिया होता ही है ना कि वो ब्रॉड माइंडेड है, उनके सामने हम जीन्स टी शर्ट पहन सकते हैं या नहीं पहन सकते। वो हम लोगों में इतनी सेंस तो होती है कि हम कौन सी मार्केट में जा रहे हैं, हमने कैसे कपड़े पहन के जा रहे हैं, ठीक है ना। इसी तरह जब वो आपका रिश्ता एक मेन चीज है, वो देखने आ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपने किस तरह की ड्रेसिंग करनी है, ठीक है, कैसे लोग देखने आ रहे हैं, जैसे वो लोग हैं उसी टाइप की हम ड्रेसिंग कर रहे हैं। करने में नहीं आ जाएगा कि आप जैसे वो मतलब जिस तरह के लोग आपको देखने आ रहे हैं, अगर आप वैसा लिबास पहने देन यू आर पोजिंग इन फ्रंट ऑफ देम। वो ये भी आप कर सकते हैं, लेकिन वैसे जो आप हैं वही आपको रहना चाहिए, वही रहना चाहिए। लेकिन अगर ज्यादा भी है आपको तो ये आइडिया होना चाहिए, अच्छा मेरी जो मदर इन लॉ जिन्होंने बनना है, ठीक है, वो आ रही है, वैल्यूज क्या है। अच्छा, इसी के साथ हमारे साथ एक कॉलर है। लेकिन आजकल बच्चियां मेरा नहीं ख्याल के दुपट्टा लेती हैं, कोई 50% लेती होंगी, 50% नहीं लेती। हमारे साथ एक कॉलर भी है इसी के साथ। अस्सलाम वालेकुम। मैं नबील बात कर रहा हूँ फैसलाबाद से। जी जी। मेरा सवाल है मुफ्ती साहब से कि मैं जो हूँ जॉब भी करता हूँ और मेरी शादी की उम्र भी हो चुकी है और मेरे रिश्ता देखने आते हैं, लेकिन मसला ये है कि मैं अकेला हूँ, मेरे वालिदैन नहीं है, तो जब मेरे रिश्ता देखने आते हैं तो वो एक बड़ा बैड इंप्रेशन जाता है मेरी फैमिली ना होने की वजह से, जिस वजह से जो है मुझे बहुत परेशानी है रिश्ते में। तो मुझे मुफ्ती साहब कोई वजीफ़ा बता दें कि मेरे रिश्ते में आसानी पैदा हो जाए।
जी बहुत ठीक। शुक्रिया आप देखिए किस कदर परेशान है लोग इस हवाले से। लड़के भी इतना- परेशान लड़के ने हाथ पे कॉल कर दिया। ये दोनों तरफा परेशानी है problem। ऐसे ये ही। देखें जरा। अच्छा, मैं इस मसले में ना, जैसे बहन ने बात की ना कि इनके वालदा जो है वो रिश्ता आने वाले से जो है वो पहले ही मुकम्मल इनकी प्रोफाइल बता देती थी कि ये मामलात हैं। मेरे ख्याल में ये होना चाहिए। जो आने वाले हैं उनको भी प्रोफाइल देनी चाहिए, और हम जिनको बुला रहे हैं हमें उनके बारे में पता होना चाहिए कि वो कैसे हैं, कि हमारे जो ऑलरेडी जो हमारे माइंड है, हमारी सोच है, हमारी रहन सहन है, मैच करता है कि नहीं करता। ये चीज़ बड़ी क्लियर होनी चाहिए। फिर इससे बच्चे जो है ना मायूस भी नहीं होते, और फिर वो आए ही वो जिनको ये हमारी चीज़ें पसंद हैं। ठीक है, हमने जो बहनों बेटियों को जो अजीब सी मिसाल देने लगा हूँ कि वो जो हमने भेड़ बकरी समझ लिया है ना, जब मंडी में से वो चूज़ करने जाते हैं, ये ख्याल, ये तसव्वुर नहीं होना चाहिए। सब बेटियों वाले हैं, सब बहनों वाले हैं। किसी की बहन बेटी को जब आप रिजेक्ट करके आते हैं तो उस पर क्या बीतती है, ये आप खुद भी अपने पे तसव्वुर करके देखें कि आपकी बहन या बेटी को कोई जब किसी वजह से रिजेक्ट करे तो आप पे क्या बीतेगी। तो फिर सोच समझ के किसी के घर जो अच्छा है वो मुफ्ती साहब, जाएं। आप जिस तरह बता रहे हैं कि आपके पास तो खुद लोग आते हैं, तो कुछ ऐसी भी ख्वाहिशात करते होंगे कि गैर हकीकी किस्म की, लड़के की तरफ से भी लड़की की तरफ से भी कुछ ऐसी डिमांड्स होती हैं। बेसिकली क्या ख्वाहिशात होती हैं जिनकी बेस पे वो आपको कहते हैं कि आप रिश्ता हमें बताएं कोई? बिल्कुल ऐसी ख्वाहिशात होती हैं, और मैं उनसे ये भी कहता हूँ कि अपनी ये जो आपने डिमांड्स की लिस्ट है ना, इसमें थोड़ी कमी करें। क्या होती क्या है लिस्ट वो शुरू से ही डिस्कस हो रहा है हमारा, शुरू से ही कि एज है वो लड़की की कम होनी चाहिए। ठीक है जी। मैं तो लड़की की खुद एज क्या है तो लड़की की वो इतनी मांग रहे हैं। मोस्टली लड़के जो है वो एज अपनी उनकी ज़्यादा होती है, और उनकी Job डिमांड भी होती है कि लड़कियों को लड़की यही कम उम्र चाहिए। की, लड़की कम उम्र की वेरी हो। ट्रू। जी, तो ये एक बड़ी जो है इशू आती है। फिर अब रिजेक्शन की जो वजह मोस्टली लड़का कम होता है, लड़के की बहनें और उनकी जो पेरेंट्स हैं वो ज़्यादा होती हैं, और पेरेंट्स में भी माँ का इशू ज़्यादा होता है। वालिद को इतने इशू नहीं होते रजिस्ट्री में रिजेक्ट करने में, जितने ज़्यादा माँ को और उसकी बहनों को होते हैं। हालांकि ज़िंदगी गुजारनी है बेटे ने, और वो अगर एक्सेप्ट कर भी रहा होता है तो माँ को या बहनों को इशू आ रहा होता है कि जी उसकी हाइट ठीक नहीं थी, जो बाकी चीज़ों पे मामला आते हैं। तो ये चीज़ें मैं समझता हूँ कि अगर हम पहले से ही एक दूसरे को पूरी प्रोफाइल बता के बुलाएं तो रिजेक्शन के चांस जो है वो किसी हद तक कम हो जाते हैं। ठीक है। और अभी जो भाई ने कॉल की थी, इनके लिए वजीफ़ा बिल्कुल बता देता हूँ। ऐसे ही मैं इनसे भी मशवरा दूंगा कि जब आपको रिश्ता देखने के लिए आएँ तो उन्हें पहले से बता दें कि आपके पेरेंट्स नहीं हैं, आप जॉब करते हैं, आपकी एज ये है। चीज़ें जब लोगों के सामने आप ठीक से रखते हैं तो बड़ी आसानी से जो कुछ लोग सच को मानने वाले भी हैं, बिल्कुल है। ठीक है, तो यकीनन रिश्ता हो जाएगा। वजीफ़ा आपके लिए ये है, यकीनन आप नमाज की पाबंदी करते होंगे, नहीं करते तो नमाज पाबंदी से पढ़ा करें। आपने हर नमाज के बाद एक तस्बीह सिर्फ 101 मरतबा वाला ख़ुरूज शरीफ के साथ, या अल्लाह, या मुसव्विर, या जामिउ, या लतीफ़, ये आपने पढ़ना है। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे जल्द ही आपके लिए रिश्ते में आसानियाँ हो जाएंगी। और कुरान पाक की तिलावत अगर करते हैं और पढ़े लिखे हैं आप तो रोज़ाना सूरह ताहा एक मरतबा सुबह फजर की नमाज़ के बाद पढ़ लिया बिल्कुल करें। सही। मुफ्ती साहब, ये वजीफा जो है वो तमाम सुनने वाले कर सकते हैं, इसकी इजाजत जी है कर आपकी तरफ सकते हैं, जी इजाज़त बिल्कुल कर सकते हैं। अल्लाह ताला के से? अस्माए जो भी हुस्ना रिश्तों हैं, की वजह से परेशान है, ख्वाह जी, लड़का बिल्कुल हो कर सकते लड़की हो। बिल्कुल कर सकते हैं। अल्लाह ताला के कुरान पाक में इरशाद है, वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा, कि अल्लाह ताला के बड़े खूबसूरत खूबसूरत नाम हैं, उसे उन नामों से पुकारा करो। जितने भी मैंने लफ्ज़ बताए हैं अल्लाह ताला के नाम के, इन सब के मीनिंग ही यही है कि अल्लाह ताला जो है वो उसे मिलने वाले जो है वो उसके जामे कर दे, मिला दे, मोहब्बत पैदा कर दे, उल्फत पैदा कर दे। तो ये वजीफ़ा करें, इंशाल्लाह जल्द ही आसानियाँ पैदा होंगी रिश्ते के। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। यहीं से कॉलर ऐड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी फरमाइए। जी मैं मुस्तफ़ा लाहौर से बात कर रहा हूँ। जी जी। मेरा एक ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि वो सवाल भी है मेरे साथ ये होगा कि मेरा फाइनल हो चुका था, सारी चीज़ें डन हो चुकी थी, लेकिन लड़की वालों की तरफ से बाद में डिमांड ज़्यादा आनी शुरू हो गई कि हक महर की बहुत ज़्यादा डिमांड आनी शुरू होगी, और उस बिना पर उन्होंने मेरा जो है रिश्ता रिजेक्ट कर दिया। लेकिन जो उन्होंने पॉइंट ऑफ व्यू मेन नहीं बताया कि उन्होंने कहा कि मेरे घर वो काफ़ी ज़्यादा अपनी आवाम लेकर आ गए थे, ठीक है, और एक ओवन में खाना गर्म कर रहे थे जिसकी आवाज़ उनके कानों तक पहुंची, ठीक है। इस पॉइंट ऑफ व्यू को उन्होंने उठा के मेरा जो रिश्ता रिजेक्ट कर दिया। तो इस तरह के बहुत मतलब डायरेक्ट बोलते नहीं है कोई, और छोटी छोटी बातों पे रिश्ता रिजेक्ट कर दिया। इसमें आपका क्या कहना पॉइंट ऑफ व्यू? बिल्कुल सही। जी आप भी जानना बिल्कुल, चाहूँ। मैं यही बात कर रही थी कि सिर्फ ये लड़कियों के साथ रिजेक्शन के मसाइल, लड़कों के लड़कों साथ के भी साथ भी problems बहुत हैं। हाँ, रिजेक्शन even के चल रहा है मसाइल हैं। almost। आई स्टिल रिमेंबर जब अपने भाई का रिश्ता देख रहे थे तो व्हेन वी रियलाइज कि लड़के का रिश्ता ढूंढना ज्यादा मुश्किल है एज कम्पेयर टू लड़की का रिश्ता। अच्छा, लड़के में क्या देखना पड़ता है? जैसे हमने देखा कि लड़कियों को ये फैक्टर्स, ये प्रॉब्लम्स
फेस करनी मुझे पड़ रही लगता है एक बड़ा मेन लड़कों का इशू क्या है वो issue है? कास्ट सिस्टम है। जैसे कि आपकी फॉर एग्जांपल अगर कोई लड़का आपकी कास्ट से बाहर है, आप इस वजह से भी रिश्ता रिजेक्ट ये कर देते बिल्कुल हैं। ठीक बात अच्छी कही भली है वो तो मीरा चले, खूबसूरत बहन वो की, तो कास्ट आपने का बहुत पहली issue दफा है। सुना। सबसे पहले पेरेंट्स जो यूजुअली हमारी ट्रेडिशनल तरीके से पूछते हैं, सबसे पहले पूछते हैं लड़का क्या करता है, क्या नहीं करता, क्या कास्ट है, किस उससे है, रहते कहाँ पे यस हैं, बिल्कुल, कमाता कितना हाँ है, फिरके गाड़ी का भी कौन फिर सी पूछते रखी हैं, हुई है। बिल्कुल। बाय द वे ये अच्छा, भी लड़के होता पे है। भी ज्यादा प्रेशर होता है कि उसका स्टेबल होना जरूरी है। बहुत जरूरी लेकिन है। कास्ट इश्यूज की जिस मीरा बात कर रही है, कास्ट इश्यूज की वजह कास्ट से इश्यूज भी हैं, काफी बहुत डिले आ कॉमन रहा है है। ये रिश्तों में। हमारे इतने शहरों में कॉमन नहीं है, लेकिन द मोमेंट यू आर आउट ऑफ लाहौर और एनी बिग सिटी, द कास्ट इशू इज वेरी कॉमन। वहाँ पे कास्ट को बेटिश दी जाती है कि हमारी कास्ट की है या नहीं कास्ट की है, हम इनमें कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते हैं। हम देखें ना, अगर हम अपने अम्मी अब्बू को उठा के देखें तो उनमें भी अब देखें कंपैटिबिलिटी कास्ट की बेस पे ज्यादा हुई होती है, बाद में कंपैटिबिलिटी बाकी देखी जाती है। तो यस, ये हम शहरों में तो ये ट्रेंड खत्म हो रहा है, लेकिन रिमोट एरियाज में अभी भी है। मतलब 70% पाकिस्तान में अभी भी ये प्रिवेल करता है। बिल्कुल करता है। मुफ्ती साहब, आपने सवाल सुना, बेसिकली कॉलर का जो है वो हक महर के ऊपर था, तो ये क्या मुनासिब है कि इस तरह से हक महर की डिमांड जो है वो बढ़ानी चाहिए? देखिए, हक महर भी लड़के की उसकी देखते हुए उसकी जो कैपेसिटी को जी कैपेसिटी है, उसकी अर्निंग है, उसके मुताबिक डिमांड करना चाहिए। अब लड़के की अगर सपोज करें पे जो है वो 1 लाख है और आप उससे डिमांड करें 50 लाख हक महर दे, तो वो नहीं पे कर सकता। जैसे हमने बात की कि रिश्ता भी अपनी कैपेसिटी देख के करना चाहिए, ऐसे ही हक महर भी लड़के की कैपेसिटी देख के डिमांड करना चाहिए। शरीयत ने कम से कम हक महर की लिमिट बयान की है, मैक्सिमम की लिमिट बयान नहीं की। असल में ये लड़की वालों का, लड़की का हक होता है, लेकिन हक में ये है कि इतनी डिमांड करें जितना जो है वो एडजस्ट हो जाए और उसमें तय हो जाए। लेकिन कुछ लोग इसलिए भी डिमांड करते हैं ना कि अपनी बेटी को सिक्योर कर सकें, कोई तलाक ना दे सके। जी, ये भी है। फिर उसमें फिर 2 ऑप्शन आते हैं कि मुअज्जल और गैर मुअज्जल के। मुअज्जल जो होता है मौके पे अदा करना होता है, और गैर मुअज्जल में इद्दत तलब लिखा जाता है कि जब वो डिमांड करेंगे या खुदा न खास्ता डिवोर्स देते हैं तो फिर जो है वो देना होता है। तो अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी देख रहे होते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में ये सेफ्टी सिक्योरिटी देखना बाज़ औक़ात जो है वो पहले भी पड़ जाता है कि दोनों की बन नहीं आ रही होती, और इसके बावजूद वो दूसरे को छोड़ इसलिए नहीं होती है कि जो हक महर देना पड़ेगा। इसके नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों पहलू होते हैं जिसको देखकर जो है फैसला करना चाहिए। जंजानी साहब, आपसे मुखातिब होना चाहूंगी कि स्टार्स की कंपैटिबिलिटी के हवाले से आप क्या कहेंगे? खासतौर पर ये जो महीना मई का है, इसमें कौन से स्टार्स हैं जिनकी शादियां एक्सपेक्ट की जा रही हैं? सॉरी, मैं आपका सवाल नहीं सुन पाया, आप दोबारा से अगर रिपीट कर दें तो। मेरा सवाल ये है कि जिस तरह मई का महीना है, इसमें कौन से स्टार से शादी एक्सपेक्ट की जा रही है, एंड सेकेंडली कौन से स्टार्स हैं जो शादी के लिहाज से एक दूसरे के साथ कंपैटिबल हैं? अच्छा, ऐसा है कि मई का जो मंथ है इसके अंदर शादी के हवाले से जो अहम स्टार्स चल रहे हैं आजकल, उसमें लिब्रा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इनकी अगर शादी की एज ड्यू है, इनके लिए आसानियां रहेंगी। फिर अभी रिसेंटली जुपिटर भी चेंज हुआ है। जुपिटर का ताल्लुक है सेजिटेरियस से भी, और पाइसेस वालों के अफराद के साथ भी। उनके लिए बहुत अच्छा ये मंथ रहेगा। मुश्किलात हैं जेमिनी और वर्गो वालों के लिए, इनको ज़रा थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, इनको मजीद हो सकता है आगे जाना पड़े। और कंपैटिबिलिटी के हवाले से सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि आपके जो प्लैनेट्स के जनरली जो ज़ोडिक साइन हैं उसकी अगर मैं बात करूं, तो इसके अंदर एरीज वाले और लियो वाले ये बड़े अच्छे कंपैटिबल होते हैं, क्योंकि दोनों का ताल्लुक फायर एलिमेंट से है। फिर उसके बाद टॉरस वालों की अगर बात की जाए, लिब्रा वालों के साथ दोनों का रूलिंग प्लैनेट सेम है, ये एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे कंपैटिबल होते हैं। स्कॉर्पियंस वाले पाइसिस के साथ बहुत अच्छे कंपैटिबल होते हैं। एक्वेरियस वाले अफराद जो हैं, इनकी अगर कंपैटिबिलिटी लियो के साथ हो जाए तो बड़े ख़तरनाक हो जाते हैं, क्योंकि दोनों यूँ समझ लें कि शादी के बाद घर में 2 शौहर होते हैं, बीवी कोई नहीं होता, तो इनमें से बीवी कोई नहीं बनता। तो ये थोड़ी सी मुश्किल होती है इनकी कंपैटिबिलिटी पे। कैंसेरियंस की अगर बात की जाए, ये एक ऐसा ज़ोडिक साइन है जो हर किसी के साथ एडजस्ट हो जाता है अगर इनको थोड़ा सा प्यार मोहब्बत दी जाए, क्योंकि ये मादी दुनिया के मामलात पे इतनी ज़्यादा तवज्जो नहीं देते। ये रूहानी दुनिया के लोग होते हैं और अपनी चीज़ों को मोहब्बत से देख रहे होते हैं, मोहब्बत के तराजू में उसको तोल रहे होते हैं। फिर इसके बाद अगर हम बात करें कैप्रिकॉन्स की, तो कैप्रिकॉन्स वालों को हमेशा वो लोग पसंद होते हैं जो काम करने वाले हों, फारिग ना हो। कि ऐसा शौहर या ऐसी बीवी जो हौसला देने वाले हों, उनको मोटिवेट करने वाले हों, उनको सपोर्ट करने वाले हों। अब यहाँ पे ये चीज़ मैं आपको वाज़ेह करता चलूँ कि ये जितने भी एनालिसिस अभी मैंने आपको जो बताया है इन चीज़ों का,
ये एक जर्नल एनालिसिस होता है जिसको हम लोग सामने रखते हैं, उसको देखकर फिर आगे एवेल्यूएट करते हैं कि ये दोनों किस तरह से एक दूसरे के साथ रहेंगे। फिर दूसरे नंबर पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है हर इंसान का इनफरादी जायचा। जैसे एक डॉक्टर है, वो हर बंदे का टेस्ट करवाता है और उसकी रिपोर्ट मुख्तलिफ आती है दूसरे से, तो इसी तरह हर इंसान का मिजाज दूसरे इंसान से नहीं मिलता। इवन ट्विंस भी अगर देखें कि एक वक्त में एक डेट में पैदा होने वाले दो बच्चे, शक्लें जरूर मिलेंगी, कद भी मिलेंगे, रंग भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, लेकिन मिजाज नहीं मिलेंगे। बिल्कुल सही दोनों के बात है। मिजाज मुख्तलिफ होते हैं। तो इसी तरह हमने ये एवेल्यूएट करना होता है कि जो आपका जीवन साथी बनने जा रहा है या जिसको आप पसंद कर रहे हैं, वो आपके इनफरादी जायचे के मुताबिक आपके लिए कितना ज्यादा कंपैटिबल है, उसके लिए क्या रेमेडीज आपको करनी चाहिए, क्या प्रिकॉशंस करनी जंजानी साहब, चाहिए। एक मिसाल बात के और तौर मुझे पे बताइएगा प्लीज, के जैसे 4 एलिमेंट्स है ना, कहते हैं कि वाटर, फायर, अर्थ और उसके बाद हमारे पास एयर है, ठीक है। इसके अगर आपस में हम देखा जाए तो वाटर वाले साइंस जो हैं जी उनकी अगर फायर वाले साइंस का शादी कर दी जाए तो फिर क्या उसके असरात होते हैं? यानी कौन से मिजाज साइंस ऐसे मुख्तलिफ हैं होंगे जिनकी ना, शादी दोनों आप समझ लें मुख्तलिफ कभी भी जातियों नहीं में होनी सोचने चाहिए वाले आपस में? हैं। फायर और एयर तो नहीं। देखें, इसके अंदर जो साइंस है ना, उस मैं ये नहीं कहूँगा कभी नहीं होनी चाहिए। असल में होता ये कि हो जाती हैं। अक्सर मैंने शादियां देखी हैं कि एक वाटर साइन है, एक फायर एलिमेंट है, और उनकी शादी हो जाती है और उसके बाद वो बड़ी अच्छी जिंदगी गुजार रहे होते हैं। उसकी सबसे बड़ी रीजन ये होती है कि उनके इनफरादी जायचे के अंदर एक दूसरे को कबूल करने की सलाहियत बड़ी मेच्योर होती है कि अपनी अपनी लिमिट्स में रह के वो एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं कर रहे होते। और यहाँ पर मैं एक और छोटा सा एक एस्ट्रोलॉजिकली पॉइंट सबको बताता चलूं कि चूंकि रिश्ते की बात चल रही है, आपने भी पूछा मंथ जो है इसमें कितनी शादी होगी, तो सबसे एक बेहतर टिप मैं दे देता हूं कि आपने जब भी किसी से रिश्ता करना हो तो आप ये देखें कि चांद की पहली तारीख से लेके और चांद की 14 तारीख के दरमियान जब मून राइजिंग की तरफ जा रहा होता है, राइज हो रहा होता है, तो इस अरसे में आपके जो एहसासात होते हैं एक दूसरे को समझने के, बताने के, समझाने के, एक दूसरे को एवेल्युएट करने के, ये बड़े पॉजिटिव होते हैं। कि अगर आपने किसी से रिश्ता करना है, शादी करनी है, अगर आप चढ़ते हुए चांद में को रिश्ता देखते हैं, और ख़ास तौर पे मंडे का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है इसके लिए, थर्सडे का दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, फ्राइडे का दिन, क्योंकि मंडे है मून फीलिंग्स, थर्सडे इसका ताल्लुक रूहानियत से होता है, और जुम्मे का दिन वीनस का दिन है मोहब्बत का। ये 3 दिन हफ्ते के बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं कि अगर आपने कोई मीटिंग करनी है शादी के लिए, तो अगर आप इन डेज को मद्देनजर रखें या इन दिनों को मद्देनजर रखें, तो इसके अंदर आप जो खुद भी बता रहे होंगे आप सच बता रहे होंगे, आप कुछ छुपा नहीं रहे होंगे, आप दूसरे को परखने से ज्यादा अपने बारे में ज्यादा बता रहे होंगे ताकि दूसरे आपको बेहतर अंदाज में समझ सके। तो ये कुछ एस्ट्रोलॉजिकल टिप्स हैं जो मेरा ख्याल सबके लिए जानना बड़ा जरूरी है। समटाइम ये होता है कि आप ऐसे दिन में किसी के घर चले गए हैं कि वो दूसरा शख्स गुस्से के मूड में बैठा है, और आप गए हैं रिश्ता देखने के लिए, आपका ऑरा ही नहीं मैच होता, आपको वो फैमिली देखने में ही अच्छी नहीं लग रही होती। वो इसीलिए अच्छी नहीं लग रही होती कि आप जिस टाइम पे उनके हाउस में एंटर हो रहे हैं, जिस दिन में आप एंटर हो रहे हैं, वो दिन, जैसे ट्यूसडे का दिन बहुत भारी होता है, मंगल जो है मार्स का दिन है, ये बहुत भारी होता है, अग्रेसिव डे है। और अगर आप बुध वाले दिन जाके किसी से कोई रिश्ते के लिए आप जा रहे हैं तो बरकरी का दिन है। इसके अंदर होगा क्या कि आपको बहुत ज्यादा दलील देनी पड़ेगी, आपको बहुत ज्यादा समझाना पड़ेगा, आपको बहुत सारी बातें सुननी पड़ेंगी, कम्युनिकेशन लेवल कुछ ज्यादा ही लंबा और तवील हो जाएगा। अब हफ्ते का दिन है, हफ्ते का दिन डिले पैदा करता है कि जो लोग हफ्ते वाले दिन रिश्ता देखने जाते हैं उसके बाद उनको कहा जाता है अच्छा हम आपको बताएंगे, वो फिर बेचारे इंतजार ही करते रहते हैं कि पता नहीं जवाब आएगा इस महीने, अगले महीने। संडे का दिन मोस्टली चूंकि छुट्टी होती है लोग जाते हैं। संडे का दिन एक ऐसा दिन है कि अगर आप संडे के दिन किसी का रिश्ता देखने जाएं, सन का दिन है, वो फौरी तौर पे आपको बता देंगे कि जी हमें आप पसंद नहीं आए, आप कहीं और चले जाएं। तो इस तरह से एस्ट्रोलॉजी के लिए भी, मीटिंग्स के लिए भी, अगर आप डेज का बेहतर वक्त का इंतखाब करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। आप जिस भी काम के लिए जा रहे हैं आप मायूस नहीं होंगे। आप किसी को अपने घर बुला रहे हैं और आपने वाकई रिश्ते के हवाले से उनके एक सच्ची
जो है वो अकीदत से उनको बुला रहे हैं, तो आप मंडे को, थर्सडे को, फ्राइडे को अगर आप बुलाएं, अगर आपने किसी के घर जाना है तो आप इन दिनों का इंतखाब करें। या आपको ये चाहिए कि बस फौरी तौर पे मुझे पता चले मेरी शादी होनी है या नहीं होनी, तो उसके लिए बेस्ट है कि आप संडे के दिन का इंतखाब करें। ट्यूसडे यानी का दिन संडे का बहरहाल दिन जो है वो अवॉइड हम करना रजिस्टर्ड चाहिए, कर दिन लें कि इस बहुत दिन भारी अगर आप होता है। गए तो रिश्ता इस आपका दिन में कैंसिल है, और आप मंडे या आप थर्सडे को जाते हैं तो आपका रिश्ता जो है वो सक्सेसफुल हो सकता है। लेकिन संडे के दिन ही यूजुअली नहीं हो भी 50 to सकता है। 80% आवाम जो है वो नहीं रिश्ते देखती है। जाती है। नहीं, मेरा संडे ख्याल है को ये कि भी उन्होंने है। कहा है आपको कि फौरन उस पता दिन चल आपको जाएगा। फौरन जवाब मिल जाता है करना है कि नहीं करना। और आप ये देखें ना कि सबको हाँ। तो वीकेंड्स पे छुट्टियां होती हैं, हाँ बिल्कुल और ऐसे सारे के फौरन सारे जो है जवाब अपनी ये फॉर्मेलिटीज जो है वो पूरी भी वीकेंड्स पे करते हैं, लेकिन संडे का दिन इनकी तरफ से तो रेड क्रॉस है। क्यों संजानी साहब? संडे का दिन रेड क्रॉस नहीं है। संडे के दिन में ये कि अगर होनी है या नहीं होनी उसी वक्त आपको Right पता away चल बता जाएगा। वो उसमें राइट आपको अवे आपको ताखीर, रिस्पॉन्ड कर हफ्ते का देंगे। ऑन दिन द ऐसा स्पॉट है रिस्पॉन्ड सैटरडे दे का। देंगे। अब बिल्कुल हफ्ते ठीक का हो दिन गया, ठीक ऐसा है। है कि हफ्ते के दिन अगर आप रिश्ता देखने जाएंगे ना, चूंकि सडन डिलेज पैदा करता है, तो उसमें यह है कि दूसरी जानिब से आपको जवाब ही नहीं आएगा, और उस वजह से आप कहीं और भी रिश्ता नहीं देखेंगे। आप अपनी बिल्कुल सही, ऑप्शंस बिल्कुल बंद सही। कर लेंगे। जंजानी आपकी साहब, मीटिंग इसी तो के साथ अच्छी हो हमारे साथ जाएगी, एक आप कॉलर तवक्को भी अच्छी है, रख लेंगे, उम्मीद है लेकिन आपसे ही शायद कहीं इंतजार ना कहीं कर सवाल लेंगे। हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी जी फरमाइए। मेरा जंजानी साहब से सवाल है कि मेरा नाम मेरोश है, मेरी जो स्टार है कैंसर है, और मेरे उनका आपकी आवाज में डिस्टॉर्शन हो रही है, बात रिपीट कीजिएगा प्लीज। कॉल ड्रॉप हो गई। कॉल ड्रॉप हो गई मैं है। जानना चाहूंगी ज़जारी साहब से कि मुझे ये बताइए कि वाटर और एयर की कंपैटिबिलिटी है। अगर वाटर साइन एयर साइन के साथ करता है शादी, या फायर अर्थ के साथ, या फायर वाटर के साथ, या वाटर एयर के साथ, जो भी क्रॉस कनेक्शंस कितने बेस्ट है, चल सकते कि नहीं। और मुझे ये बताइए कि ये जो कैंसर स्टार है, ये जो एक्वेरियस है, ये जो जेमिनाई है, ये जो लियो है, इन सारे स्टार्स के लिए परफेक्ट कंपैटिबिलिटी आपने वैसे तो अभी बताई है, लेकिन इन अ लॉन्ग रन कौन सी कॉलर बेहतर का रहती है? बेसिकली कैंसर स्टार था ना, तो कैंसर के साथ जो है वो कंपैटिबिलिटी क्या सेट होती है? ओके ठीक है जी, कैंसर स्टार है कॉलर का। जी जी बिल्कुल जंजानी ऐसी साहब। है। उसके लिए ऐसा है कि जो फायर एलिमेंट्स वाले जितने भी ज़ोडिक साइन होते हैं दूसरे के साथ कंपैटिबल होते हैं। एयर एलिमेंट्स वाले एक दूसरे के साथ कंपैटिबल होते हैं, वाटर वाले एक दूसरे के साथ कंपैटिबल होते हैं। इसी तरह जितने भी एलिमेंट्स हैं वो एक दूसरे के साथ बेहतरीन कंपैटिबल हैं। लेकिन इसके साथ भी हमने ये देखना है कि जैसे फायर एलिमेंट वाले अफराद हैं वो एयर एलिमेंट के साथ बहुत ज़्यादा कंपैटिबल होते हैं, क्योंकि हवा जब चलती है तो वो आग को तकवीत देती है कि फायर एंड एयर ये दोनों कंपैटिबल है। इसी तरह जो अर्थ एलिमेंट वाले अफराद हैं वो वाटर साइंस के साथ बहुत अच्छे कंपैटिबल होते हैं, क्योंकि मिट्टी है ना, ज़मीन में जरखेज़ी है, और पानी जो है वो ज़मीन से मादनियात हैं, चीज़ें इनको निकालता भी है। तो इसीलिए एस्ट्रोलॉजी के अंदर अर्थ एलिमेंट्स और वाटर एलिमेंट्स वाले एक दूसरे के लिए बहुत अच्छे होते हैं, कंपैटिबल होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे हैं जैसे अर्थ एलिमेंट और फायर एलिमेंट, इनकी आपस में नहीं बनती है, क्योंकि मिट्टी एक तरह से उस एहसास को महसूस नहीं कर सकती जो आपकी तपिश है, या जो एयर है, हवा है, उसको महसूस नहीं कर सकती। तो इस तरह से ये कंपैटिबल होते हैं। सबसे बेस्ट कंपैटिबिलिटी जो मैंने अभी तक मेरी रिसर्च के अंदर जो मैंने देखी हैं वो डिपेंड करता है आपका इनफरादी जायचा, नंबर 1, और नंबर 2 जनरली अगर हम इसको देखें तो लियोज वाले अफराद ऐसे होते हैं जो किसी के साथ भी बहुत मुश्किल से कंपैटिबल होते हैं। एरीज वाले अफराद जो हैं वो बहुत मुश्किल से किसी के साथ कंपैटिबल होते हैं। स्कॉर्पियंस वाले अफराद जो हैं वो बहुत मुश्किल से किसी के साथ कंपैटिबल होते हैं, क्योंकि ये 3 ऐसे ज़ोडिक साइन है और चौथा इक्वेरियस, ये 4 ऐसे ज़ोडिक साइन हैं जो हर किसी के साथ कंपैटिबल नहीं हो सकते अनलेस और अनटिल इनके मिजाज के मुताबिक दूसरा शख्स ना हो या ये दूसरे को कबूल ना करें। बाकी जितने भी ज़ोडिक साइन हैं, जो 8 ज़ोडिक साइन रिमेनिंग रह गए हैं, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी के साथ एडजस्ट हो जाते हैं। जैसे भी पीछे मैंने कैंसेरियन की बात की कि कैंसेरियन वाले अफराद, चूंकि ये ममता है, रूलिंग प्लैनेट मून है इनका, इनके अंदर
एहसास से मोहब्बत पाया जाता है, एहसास से तहफ़्फ़ुज़ पाया जाता है। ये तहफ़्फ़ुज़ देने वाले लोग होते हैं, इनकी सिक्स सेंस भी बड़ी स्ट्रांग होती है और ये लोग किसी के साथ भी कंपैटिबल हो जाते हैं। टॉरस वाले अफराद, ये भी हर किसी के साथ कंपैटिबल होने की सलाहियत रखते हैं। इसी तरह अगर हम बात करें स्कॉर्पियंस की, तो स्कॉर्पियंस वाले अफराद ईज़ी टू हैंडल नहीं होते शुरू में, लेकिन अगर इनको किसी से मोहब्बत हो जाए, किसी से प्यार हो जाए, तो फिर उसके लिए अपनी जान भी निछावर कर देते हैं, सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं। कि कुछ ऐसे ज़ोडिक साइन इनके अंदर ऐसे हैं, जैसे स्कॉर्पियंस वाले हैं, सेजिटेरियस वाले अफराद हैं, कि आप अगर इनको सारी ज़िंदगी बेवकूफ़ बना के रखें, इनसे मीठी-मीठी बातें करते रहें, तो ये कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं आपके लिए। जंजानी तो साहब, कुछ मुझे ये चीज़ों के बताइए, अंदर हमारे प्रोड्यूसर जो है आपको उनका स्टार है एहसास भी लिब्रा, ज़रूरी होता है। उनका किस स्टार के साथ कंपैटिबिलिटी जो है इसके चांसेस आपको हाई लगते हैं? और इसी के साथ साथ मैं आप लोगों को बताते चलो अपने नाजरीन को कि मिसेस खान अच्छा, हमें ये दोबारा ज्वाइन किंग किया है साहब ऑडियो की कॉल बता पे। रही हैं। जी जी जंजानी साहब, प्लीज कंटिन्यू। अच्छा, लिब्रा वालों की जो कंपैटिबिलिटी है वो सबसे अच्छी जो होती है, वो एक्वेरियस वालों के साथ, वो कैप्रिकॉर्न वालों के साथ, इवन खुद लिब्रा अगर है तो उनकी लिब्रा वालों के साथ हो जाती है, और टॉरस वालों के साथ इनकी कंपैटिबिलिटी हो जाती है। लिब्रा वालों के लिए मैं सबसे एक इम्पॉर्टेंट बात आपको बताता चलूं कि एक वाहिद ज़ोडिक साइन है हमारे एस्ट्रोलॉजी के अंदर जो कि बेजान है। ये तराजू है, बाकी जितने भी ज़ोडिक साइन है वो किसी ना किसी एनिमल के सिंबल्स हैं, जानदार हैं। ये वाहिद ज़ोडिक साइन है जो तराजू है, जिसको हम कहते हैं ये बेजान, कि ये अपनी जिंदगी को बैलेंस रखते हैं और मनमौजी भी होते हैं, मूडी भी होते हैं, बिल्कुल सही, कई बिल्कुल दफा सही। फीलिंग्स को, बिल्कुल सही। एहसासात को इसी के नहीं साथ-साथ जैसे समझ बुशरा ने भी पाते। बताया था कि हमारे साथ लेकिन मिसेस खान भी जी, मौजूद हैं। आपसे मैं जानना चाहूँगी कि ये जो कास्ट सिस्टम है, ये शुरू से चलता आ रहा है, इसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है? क्योंकि इसकी वजह से भी बहुत से रिश्ते जो हैं वो रिजेक्ट हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल, कास्ट सिस्टम में तो मैं बिलीव नहीं करती। जो मेरे पास आते हैं कहते हैं कि जी राजपूत चाहिए या फला फला कास्ट में चाहिए, मैं तो उनको साफ बात बताऊँ, रजिस्टर नहीं करती। या जट चाहिए या वट चाहिए, तो मैं तो उनको कहती हूँ कि ऑल पीपल आर अलाइव। सिर्फ जात जो है वो खुदा की है, जात जो है खुदा की है। तो फिर मैं उनको रजिस्टर ही नहीं करती, उनको मैं कन्वे करती हूँ और बताती हूँ कि देखो ये जात सिर्फ खुदा की है। अब हम क्या तुम्हारे लिए सैयद बैठे हुए देखते रहेंगे? अब आपकी बेटियों की शादियां और निकल जाएंगी और टाइम लगेगा। तो मैं उनको रजिस्टर नहीं करती, बल्कि मोटिवेट करती हूँ कि तुम ये कास्ट सिस्टम से निकल जाओ। कास्ट क्या है? इंसान की बनाई हुई कास्ट है। इसके पीछे जाएंगे तो बच्चों की शादियां नहीं होती। अब लोग कास्ट से निकल रहे हैं, उनको पता है कि इसमें बड़ी प्रॉब्लम्स है और हमारे बच्चों की शादियां इस वजह से नहीं हो रही कि अब लोग कास्ट के बाहर जा रहे हैं। और अगर हम स्टिक करेंगे कास्ट के साथ तो हमारी शादियों में और डिले होगा। मैंने कहा अच्छा, अगर आप शेख ले लें एक बंदा, और जो आपको चाहिए बट चाहिए, और बट एक मेरा जाहिद है, कोई कमा नहीं रहा, तो आप बटों में करेंगी कि एक शेख है जो पढ़ा लिखा है, काम कर रहा है, असिस्टेंट है, हार्ड वर्किंग है, टैलेंटेड है, उसमें इतनी क्वालिटीज है, तो आप फिर बट को ले दें। एक 10वीं 12वीं पढ़े हुए को कुछ 12-15 हजार कमा रहा है तो आप उससे करेंगी, या आप एक बंदे से जो नॉलेजेबल है, जो एफिशिएंट है, जो अच्छा कमा रहा है, अच्छे घर में रह रहा है, अच्छी गाड़ी वाड़ी है, किसके साथ रहेंगी? किसको लड़का देना पसंद करेंगी? बटों में देंगे कि शेखों में? तो ये चीज से आप कंपैरिजन करें, आप कंपेयर करें। जब आप कंपेयर करेंगी तो आपको पता चलेगा कि हाँ कौन ज्यादा बेहतर है, तो आप फिर उसमें शादी करेंगी जो बेहतर है लड़का। कास्ट को बिल्कुल। अच्छा, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि फिर वही दौर अच्छा था जब बचपन में ही शादियां तय कर दी जाती थी, फैमिली में ही शादी कर ली जाती थी, कोई ऐसे मसाइल थे ही नहीं कि आप जात में पढ़ें। नहीं, उसमें भी बड़े होकर बच्चे जो होते थे वो बच्चा ज्यादा पढ़ गया, लड़की वहीं की वहीं रही, वो 8वीं 10वीं 5वीं पढ़ के वो घर बैठ गई, घरदारी करने लग गई, वो बहुत मुसीबतें होती हैं। लड़के अच्छे पढ़ जाते हैं, बाहर चले जाते हैं, फिर वो अपनी मांग छोड़ देते हैं जहाँ मंगनी हुई होती है। और वो जो लड़की जिसने सारी जिंदगी उस लड़के को अपने दिमाग में रखा होता है,
वो अपसेट हो जाती है और वो फिर किसी और आदमी को एक्सेप्ट करना पसंद नहीं करती। अगर हो जाती है तो मुश्किल हो जाती है और वो निभाती भी बड़ी मुश्किल से है। तो उसके लिए लड़की के लिए बड़ी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। लड़का तो बड़ा खुशी खुशी बाहर होता है और वो अच्छा अर्न कर रहा होता है, अच्छी जगह अपनी शादी कर लेता है, और यहाँ पीछे बैठी हुई लड़की जिसकी बचपन से ही मंगनी कर दी जाती है, जिसको बचपन से ही बताया जाता है कि यहाँ तुम्हारी शादी होगी, वो मेंटली डिस्टर्ब हो जाती है। अच्छा मिसेस खान, मुझे ये बताइए कि लड़की को तो देखे जाते हैं लड़के वाले, लेकिन क्या ये पॉसिबल नहीं है कि लड़के वाले अपनी तरफ बुलाए जिसके घर उस लड़की ने रुखसत होके आना है, कि आप इधर आए, हमारा सेटअप देखें, हमारा एनवायरनमेंट देखें, जिस घर में उस लड़की ने रुखसत होके आना आप वो माहौल देखें। या तो लड़की के घर में जाके माहौल देखने का क्या फायदा है? मेरे ख्याल से तो लड़के को अपनी तरफ इनवाइट करना चाहिए कि आप आए, तसल्ली कीजिए कि आपने अपनी बेटी देनी है हमें, कोई इनवाइट करें, कोई फॉर्मल इवेंट रख ले। ये क्यों नहीं हो सकता पॉसिबल? पहले देखने आएंगे। लाइकवाइज ऐसा होता भी लड़की है, वाला जाते बात हैं, दोनों है। जाते हैं। आप कह लेते हैं कि हमारी प्रायोरिटी है कि हम पहले जाएं, why not? फिर आप आकर देखें हमारी बेटी को। जी मिसेस खान। हाँ, मैं कह रही हूँ कि मेरे मोहल्ले में जरा आगे जाके शादी हुई थी। जब भी उनके घर में कोई ओकेजन होता था, जब भी कोई फंक्शन होता था या खाना वाना होता था, तो मैं भी इनवाइटेड होती थी और मैं अपने ससुराल जाती थी और मैं अपने मियाँ का शौहर का सारा कमरा छान कर आती थी, सारे तकिए वकिए, उसकी अलमारियाँ, उसकी किताबें, क्या है उसके शौक, क्या है वो, क्या कोई तस्वीर वगैरह निकलती है कि नहीं, या क्या कैसा है उसका कमरा, उसके कमरे से आप जज कर सकते हैं क्योंकि उसके पास किताबों का ढेर है, वो पढ़ने का शौकीन है, एडवर्टाइजिंग का बंदा था, तस्वीरें भी बहुत होती थी और बहुत कुछ एडवर्टाइजिंग की चीजें पड़ी होती थी। तो मुझे पता था, मैंने कभी माइंड भी नहीं किया था, और वो ऐसा ही बंदा भी नहीं था कि वो अट्रैक्ट होता है दूसरी तरफ। तो ये था कि मुझे पता था उसका क्या काम है, वो क्या करता है। यानी आज फाइनली ये भी पता चल गया कि मिस खान का रिश्ता कैसे हुआ था। सितारे भी मिलाए थे आपने? क्या करवाए थे? सितारे मिला लिए थे आपने शादी से पहले? आप अल्लाह पर छोड़ दें। बिल्कुल ठीक हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया मिसेस खान आपके कीमती टाइम का आज। बहुत बहुत शुक्रिया जंजानी साहब आपका, थैंक यू। आरा शहजाद, मुफ्ती कैसर शहजाद नईमी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। राबिया उस्मान, और बहुत शुक्रिया समन असर, आप सब ने अपना कीमती वक्त निकाला, मेरी सहेली का हिस्सा बने, खूबसूरत सा समा बांधा। और थैंक यू मीरा, मेरा साथ देने के लिए, आज मेरी सहेली बनने के लिए। इंशाल्लाह हम कल दोबारा मिलेंगे 12 PM लाइव। देखते रहिए मेरी सहेली।